अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, अल्लाह का शुक्र। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। तो सेलर सेंट्रल आपको अगर दिखे तो मुझे बताइएगा, अभी लोड हो रहा है। जी, आप लोगों को सेंट्रल दिख रहा है? जी, जी, दिख रहा है। जी, दिख रहा है। अच्छा, अब ये अकाउंट है यूएसए में और जो प्रोडक्ट है वो है वुडन यूटेंसिल्स है, जो मैंने आपको शेयर किया था शीट ग्रुप में, और इनका लिंक आई थिंक शेयर किया था। तो प्रॉब्लम आ रही है क्लाइंट को वो ये कि उनसे अकाउंट मैनेज नहीं हो रहा, सेल्स जिस तरह से वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सेल्स होनी चाहिए उस तरह हो नहीं रही है। तो सबसे पहले जब हमने यहाँ अकाउंट देखा तो हमने सबसे पहले ये देखा कि सेल्स फिल वक्त इनके पास कुछ ना कुछ सेल्स आ रही हैं, तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही इनकी सेल्स डेड ना। ठीक है। दूसरी चीज ये कि फीचर्ड ऑफर 99% है, मतलब सही है, इनके पास बाय बॉक्स है, और सेलर फीडबैक इनके पास 4.8 है। तो 4.8 इनका फीडबैक वो है, रेटिंग्स है। अच्छा, अब इसमें क्या हुआ कि यानी मेन चीजें हम अगर देखें तो लाइक रेटिंग्स इनके पास अच्छी हैं, दैट्स अ गुड थिंग, तो हमें इस पे इतना काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आईपीआई स्कोर भी इनका अच्छा है, बुरा भी नहीं है और बहुत अच्छा भी नहीं है, 500 एटलीस्ट होना चाहिए। तो इनका 452 है, तो ऑब्वियसली सेल्स इनकी इतनी नहीं है, तो इसलिए इनका आईपीआई स्कोर कम है। तो जब हम इस पे काम करेंगे, इसके सेल्स इंक्रीज होंगी, तो इनका आईपीआई भी बेटर होना स्टार्ट हो जाएगा। आईपीआई स्कोर होता है इन्वेंट्री परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो यहाँ देखें, अगर ओवरऑल इनका आप देखेंगे तो लास्ट टू 7 डेज में 2 पॉइंट्स इनके कम हुए हुए हैं। तो ये आपको पूरा एक ग्राफ के थ्रू इनको पता चल रहा होगा, आपको लोएस्ट आईपीआई भी दिखा रहे हैं, हाईएस्ट आईपीआई दिखा रहे हैं। आईपीआई इनका 452 है, तो इसका मतलब इनका इससे अच्छा है, लाइक ट्रेडिंग 3 मंथ्स की है, तो अभी इस वक्त इनका लोएस्ट है, इसका मतलब इनका अच्छा ही है। 469 इनका हाईएस्ट है, तो 500 तक आई थिंक इनकी कुछ जब हम वर्किंग करेंगे और जो लैकिंग्स है वो पूरी करेंगे, की अचीव करेंगे। एक्सेस इन्वेंट्री परसेंटेज इनकी 34.72% है, जो कि बहुत ज्यादा है। अब आप ये देखें, एक्सेस इन्वेंट्री का मतलब ये है कि अमेजोन एक टाइम पीरियड देता है। किसी को आइडिया है एक्सेस इन्वेंट्री यहाँ पे क्या होती है?
जी, आप लोग मैसेज कर दें, अगर फौरन म्यूट नहीं कर पा रहे हैं तो मैसेज कर दें, या आप वैसे बोल लें अनम्यूट करके कि किसी को आइडिया है व्हाट इज एक्सेस इन्वेंट्री परसेंटेज, और ये देखना क्यों जरूरी है। भाई हाँ या ना कुछ तो आप लोग को कहें, नहीं आता तो सिंपल बता दें। मुझे लाइक ऐसा लगता है कि मैं अकेले बात कर रही हूँ। ऑल राइट, अंबर और रमशा का भी रिप्लाई नहीं है, इसका मतलब मैं उनको भी नो कंसिडर करती हूँ। लेकिन काइंडली आप लोग फॉरन रिप्लाई कर दिया करें ताकि मुझे पता हो कि आप लोगों का क्या फीडबैक है, आपको वो चीज आती है नहीं आती, ताकि उस हिसाब से मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकूं। ठीक है, ओके। एक्सेस इन्वेंट्री होता क्या है, आपके पास amazon 180 डेज का आपको एक टाइम पीरियड देता है कि 180 डेज तक अगर आपकी इन्वेंट्री है तो वो आपको कुछ एडिशनल चार्ज नहीं करता। स्टोरेज फी जो नॉर्मल होती है वही लगती है। तो वो आपकी इन्वेंट्री समझने एक नॉर्मल रेंजेस के अंदर होती है। बट अगर आपके 180 डेज इन्वेंट्री यानी amazon वेयर हाउस में आपकी इन्वेंट्री को 180 डेज से ऊपर हो जाए तो वो आ जाती है एक्सेस इन्वेंट्री के अंदर। मतलब सेल्स इतनी नहीं थी, आपकी प्रोडक्ट की डिमांड इतनी नहीं है या सेल्स इतनी नहीं है आपकी ब्रांड की, और आपका जो प्रोडक्ट है वो 180 डेज से अबव रखा हुआ है वेयर हाउस में। तो उसमें क्या होता है, amazon आपको एक्स्ट्रा चार्ज करना शुरू कर देता है। लाइक अगर किसी प्रोडक्ट की जो स्टोरेज कॉस्ट है, फॉर एग्जांपल अगर $2 है, तो $2 प्लस जितने यूनिट्स हैं उसमें उसकी साइज के हिसाब से पर यूनिट वो एक्स्ट्रा चार्ज करने लग जाता है, जिसकी वजह से आपका जो थोड़ा बहुत प्रॉफिट अगर आपको बन भी रहा है तो वो आपका प्रॉफिट किल होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आप पे एक एक्स्ट्रा फीस लग रही है। तो ये एक्सेस इन्वेंट्री के नुकसान हैं। तो अब यहाँ अगर हम देखें, ये सरल कंपैरिजन है, तो हमारी जो है वो बॉटम ऑफ 40% सेलर्स है तक यहाँ पे खड़े हुए हैं। थोड़ा सा हमारा अगर इम्प्रूव होता है तो हम इसमें येलो लाइन में आ जाएंगे। ये अगर आप देखें तो एक्सेस इन्वेंट्री यूनिट्स हमारे बढ़ रहे हैं, पहले बिल्कुल नहीं था, ये अच्छा है। वीक 39 जो साल का, अच्छा ये वीक्स है, ये वीक 1 वीक 2 एंड सो ऑन, ये कंसिडर किया जाता है जैसे ही नया साल स्टार्ट होता है। जैसे 2026 खत्म हो जाएगा तो जनवरी 2026 से वीक 1 लग जाएगा एंड सो ऑन। तो ये अगर देखें वीक 39 ऑफ 2025, इसमें कुछ बेटर हुआ, लेकिन सॉरी यहाँ पे बढ़ गया, फिर यहाँ पे कम हो गया। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो इंक्रीज हुआ, फिर कुछ कम हुआ, सेल्स हुई होंगी, और अब दोबारा से ये इंक्रीज होता जा रहा है। इस वक्त एक्सेस यूनिट्स 351 है इनके पास, जो कि एक्सेस इन्वेंट्री में आ रहे हैं, यानी जिन्होंने अपनी एज क्रॉस कर ली है। और एस्टिमेटेड टोटल स्टोरेज कॉस्ट इनको $1,278 की पड़ेगी। यानी अगर इनकी $2,000 की सेल्स भी होती हैं, अगर फॉर एग्जांपल, या $3,000 की सेल्स होती हैं, उसमें अमेजोन कमीशन 15% निकालें, कॉस्ट ऑफ गुड निकालें, ये सारा करके टोटल स्टोरेज कॉस्ट इनकी 1278 तो ऐसे ही निकल जाएगी। तो इनके पीछे जो भी अगर प्रॉफिट अगर बचा, अगर बहुत हाई मार्जिन है, तो फिर वो बहुत कम रह जाएगा या जीरो, बल्कि ये नेगेटिव में आना शुरू हो जाएंगे। तो हम इसमें देख सकते हैं इस वक्त रिड्यूस, यहाँ आप देखें रिड्यूस एक्सेस इन्वेंट्री है, और इस वक्त यानी कि 2 यूनिट्स ऐसे हैं जो कि एक्सेस इन्वेंट्री में आ रहे हैं। हम इसको ओपन न्यू लिंक टाइप में खोल लेते हैं ताकि हम इसके ऊपर दोबारा वापस से आए। यहाँ पे आप देखिए एफ पी एस सेल थ्रू कम है, जो शो कर रहा है कि इनकी सेल्स वेलोसिटी बहुत कम है। यूनिट सोल्ड इन पास्ट 90 डेज आर जस्ट 319। स्टैंडर्ड इन्वेंट्री नहीं है। एफबीए इन स्टॉक रेट इनका 100% है, यानी आउट ऑफ स्टॉक ये नहीं होते हैं। तो यहाँ पे जो क्रिटिकल चीज क्या है, एक तो चीज ये कि हमें इनकी सेल्स इंक्रीज करनी है। सेल्स इंक्रीज करने से हमारी मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स इस पेज पे सॉल्व हो जाएंगी। वो इस तरह से, क्योंकि जब सेल्स इंक्रीज होंगी तो इन्वेंट्री परफॉर्मेंस जो है, हमारा आईपीआई स्कोर, ये भी इंक्रीज होगा। जब ये इंक्रीज होगा तो ये एक्सेस इन्वेंट्री जो है परसेंटेज
यूनिट्स सोल्ड होना शुरू होंगे तो एक्सेस हमें जो अमाउंट स्टोरेज कॉस्ट पड़ रही है वो कम होना शुरू हो जाएगी, तो प्रॉफिट मार्जिन हमारे बेहतर होंगे। इसके अलावा जब हमारी सेल्स इंक्रीज होंगी तो एफबीए सेल थ्रू भी हमारा इंक्रीज होगा। अगर थ्रेशोल्ड से नीचे चला जाता है आईबीआई स्कोर, अब यहाँ पे इनके लिए 400 सेट किया हुआ है, बहुत सी कैटेगरीज से 500 किया हुआ होता है जो मैंने आपको बताया था। 400 मिनिमम है और इनका 452 है, तो ये अच्छा है, बुरा नहीं है, इसलिए इनका यहाँ पे ग्रीन में आ रहा है। लेकिन अगर इनका 400 से नीचे आ जाता है तो इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लग जाएंगी amazon की तरफ से कि ये एफबीए वेयर हाउस में अपना स्टॉक नहीं भेज सकते, भले ये आउट ऑफ स्टॉक ही क्यों ना हो जाए। तो amazon इन पे रिस्ट्रिक्ट कर देगा इनको कि आप फॉर एग्जांपल 100 यूनिट से ज्यादा नहीं भेज सकते अनलेस एंड अनटिल आपकी सेल थ्रू इंक्रीज हो जाए, आपकी सेल्स इंक्रीज होंगी, आपका आईपीआई स्कोर इंक्रीज होगा। जैसे जैसे वो बेटर होना शुरू हो जाएगा तो आपको पर जो अमेजोन है वो रिस्ट्रिक्शंस कम कर देगा। आप पे अगर 100 यूनिट्स आपको अलाउ थे तो आपको 150 यूनिट्स अलाउ कर देगा, एंड सो ऑन। अगर ये इस थ्रेशोल्ड से कम आ गया तो आप तो रिस्ट्रिक्शंस आ जाएंगी एफबीए इन्वेंट्री पे जो आप भेजते हैं सेलर को, वो यहाँ पर नीचे लिखा हुआ आ रहा होता है। तो इसलिए हमें इन सारी चीजों का ख्याल करना होता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई कि ये जो केपीआईज हैं सेलर सेंट्रल में, जो न्यूली अकाउंट है सबसे पहले यहाँ पे देखना क्यों जरूरी है, और जब आप अकाउंट बंद कर रहे हो तो आपको इनके ऊपर नजर रखना क्यों जरूरी है। तो यहाँ तक आपको सब क्लियर, सबको क्लियर हो गया या कोई क्वेश्चन है? एक्सेस इन्वेंट्री में हम अभी आएंगे आगे, यहाँ तक सारी बातें क्लियर है? ठीक है, रमशा को क्लियर हो गई है, बाकी अंबर, राबिया, कोई कंफ्यूजन है तो क्वेश्चन पूछ लें, भले टाइप कर दें या अनम्यूट करके पूछें। अंबर ने आई थिंक मुझे लग रहा है बस ज्वाइन कर लिया है, बट शी इज नॉट प्रेजेंट हियर क्योंकि उनका कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, ना यस ना नो ना वॉइस। राबिया, आप बता दें आपको क्लियर है या कोई क्वेश्चन है आपके जहन में? राबिया एंड अंबर। भाई इस तरीके से तो मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा किसी को भी समझाने में। जी राबिया। सॉरी, मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। ओके ओके, तो आपने मतलब कुछ मिस किया है या समझ में आ गया है हाँ, जो अभी तक हमने मैंने मिस डिस्कस किया। किया है? मैंने पीछे से मिस किया जब क्या आप मिस आईपीआई किया आपने? समझा रही थी उसके बाद से। अच्छा, वहां से आपने मिस किया है। ओके, और अंबर है या नहीं है? मुझे लग रहा है अंबर नहीं है। अंबर, अगर आपका रिप्लाई नहीं आया मैं आपको मीटिंग से ही आउट कर दूंगी, फिर फायदा नहीं है इस तरह से। अच्छा, आईबीआई स्कोर, राबी आप अभी हैं? जी जी, मैं हूँ। ठीक है। अच्छा, इन्वेंट्री का मैं आपको बता रही थी कि आईपीआई स्कोर जो है आपका इन्वेंट्री परफॉर्मेंस इंडेक्स होती है, वो आपको बताती है कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है ओवरऑल इन्वेंट्री की, सेल्स आपकी कैसी हैं, और आपका लाइक ईच एंड एवरीथिंग जो इन्वेंट्री से रिलेटेड है वो सारा आपको यहाँ पे दिखा रहा होता है। यानी आप आउट ऑफ स्टॉक तो नहीं जा रहे, आपकी सेलिंग परफॉर्मेंस कैसी है। तो आपके जैसे जैसे अगर आपकी सेल्स डिक्रीज होती है तो आपके आईपीआई स्कोर के ऊपर भी फर्क पड़ता है, यानी इट्स एवरीथिंग अबाउट हाउ यू मैनेज योर एफबीआई इन्वेंट्री। ठीक है, आप आउट ऑफ स्टॉक हो रहे हैं या आप के पास सेल्स हैं और आप सेल्स आपकी हो नहीं रही है, तो ये सारी चीजें मैटर करती हैं। बेसिकली अगर आपकी सेल्स कम होना शुरू हो जाएंगी तो आपका आईपीआई स्कोर भी, अगर आपकी सेल्स इंक्रीज होंगी तो आपका आईपीआई स्कोर बेटर होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक मिनट।
ठीक है, तो अब मैं ये बता रही थी कि जो 400 यहाँ पे इस ब्रांड को 400 दिया हुआ है मिनिमम थ्रेशोल्ड। तो मिनिमम थ्रेशोल्ड का मतलब ये है कि अगर आपका स्कोर 4 अमेजोन वेयर हाउस में भेजने के लिए जो आपकी इन्वेंट्री होती है उस पे रिस्ट्रिक्शंस लग जाती हैं। ठीक है, आप एक सर्टेन आपको यूनिट्स अलाउ होते हैं अमेजोन की तरफ से, आप उससे ऊपर नहीं दे सकते, भेज नहीं सकते, आप शिपमेंट ही नहीं क्रिएट कर पाएंगे। तो जैसे जैसे आपकी सेल्स वेलोसिटी इम्प्रूव होने शुरू हो जाती है तो आपका आईपीआई स्कोर बेटर होना शुरू हो जाता है और आपको अमेजोन अलाउ करता है कि आप और यूनिट्स भेज सकें। तो अम, इस वजह से थ्रेशोल्ड का, अगर आपने एफबीएन मैनेजमेंट करनी है, आपने ज्यादा यूनिट्स भेजने हैं, आप नहीं चाहते कि आपकी इन्वेंट्री भेजने में रिस्ट्रिक्शंस आए, आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए, तो आपको आईपीआई स्कोर को बेटर रखना पड़ेगा, नहीं तो आप पे रिस्ट्रिक्शंस आ जाएंगी। दूसरी चीज ये कि अगर आपकी इन्वेंट्री वहां पे पड़ी हुई है 180 डेज से ऊपर हो जाता है तो वो आपकी एक्सेस इन्वेंट्री में आ जाती है। एक्सेस इन्वेंट्री की वजह से होता क्या है कि आपको हर यूनिट के ऊपर एक, जो आपको नॉर्मली जो यूनिट पर यूनिट स्टोरेज फी जो आपको कवर करनी होती है, उसके अलावा आपको एक्स्ट्रा चार्जेस भी लगते हैं, जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट मार्जिन हिट करता है। आपके प्रॉफिट मार्जिन को वो लाइक वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है क्योंकि आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको देख रहे हैं ओवरव्यू के एक्सेस इन्वेंट्री दो यहाँ दिखाई हुई, यानी दो ऐसे एसक्यूज हैं जो इन्वेंट्री उसके जो यूनिट्स हैं वो 180 डेज से ऊपर चले गए हैं, ज्यादा हो गए हैं यानी। ठीक है, एक मिनट, आई थिंक कोई ज्वाइन कर रहा है। अंबर बार बार आधी जा रही है। तो एक्सेस यूनिट्स आपकी इस वक्त 351 है, जिसके ऊपर आपको एस्टिमेटेड टोटल स्टोरेज कॉस्ट, अगर फॉर एग्जांपल 500 पढ़ना था या 400 पढ़ना था, तो वो आपका 1278 अब आ रहा है। तो ये आपकी एक्सेस इन्वेंट्री है। मैं एक शीट आपको दिखाऊंगी, उसमें दिखाऊंगी आर्मर प्रॉक्सी की है कि किस तरीके से एस्टिमेटेड इन्वेंट्री, सॉरी एक्सेस इन्वेंट्री आपको ज्यादा कॉस्ट कर सकती है और उसको मैनेज करने से आप किस तरीके से आपके प्रॉफिट्स बेटर हो सकते हैं। ठीक है, तो ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। FBA sell through obviously it correlates with your with the number of sales। वो जितना बेटर होगा आपकी सेल्स, उतना अच्छा आपका FBA sell through होगा। और स्टैंडर्ड इन्वेंट्री होती है कि लिस्टिंग में कोई प्रॉब्लम आ जाए, आपकी इन्वेंट्री लिस्टिंग यानी डीएक्टिवेट हो जाए, सप्रेस हो जाए, तो FBA में आपकी जो इन्वेंट्री वो स्ट्रैंडेड हो जाती है, यानी वो समझ लें कि दरबदर हो जाती है। ठीक है, एक तरह से उसमें क्या होता है कि अगर आपने एक टाइम पीरियड तक अमेजोन आपको अलाउ करता है कि आपकी स्ट्रैंडेड इन्वेंट्री उसकी वेयर हाउस में रहे, तो आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं कि या तो 30 डेज या 60 डेज के अंदर वो इन्वेंट्री आपको सेटिंग करना पड़ता है कि आप एड्रेस प्रोवाइड कर दें, अमेजोन आपको वापस भेज देगा और उसकी फी भी लगती है अलग से। नहीं तो क्या होगा कि वो डिस्पोज ऑफ कर, तो इसलिए ये ध्यान रखना बड़ा जरूरी है कि अगर आपकी इन्वेंट्री स्ट्रैंडेड हो जाए किसी भी वजह से, आप फौरन अपना एड्रेस चेक करें और उसको डिस्पोज ऑफ जो डिफॉल्ट सेटिंग होती है उससे चेंज करके आप उसको अपना शिपमेंट एड्रेस दें या वेयर हाउस का एड्रेस दे दें, ताकि जो आपके यूनिट्स हैं वो वहां पे शिप कर दे अमेजोन। और आप अपनी डेज को भी बढ़ा सकते हैं, पहले 30 डेज होते हैं तो आप उसको एक्सीड करके एक्सटेंड कर सकते हैं ड्यूरेशन, और 90 डेज पे भी जा सकते हैं। कोई 65 डेज होता है तो डिपेंड कर। एफबी इन स्टॉक रेट आपको बताता है कि आपके एसक्यूज, आपके एसेंस कितना इन स्टॉक रहे हैं, बार बार आप आउट ऑफ स्टॉक तो नहीं हो रहे। तो ये सारी चीजें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जब कोई आप न्यू अकाउंट देखने लगते हैं तो उसमें आपके लिए ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ताकि आप आगे अपनी स्ट्रेटेजी उस हिसाब से प्लान कर सकें। एंड वंस यू आर रनिंग दैट अकाउंट, तब भी आपको इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि आप इन चीजों पे नजर रखें कि ये जो केपीआईज हैं ये इम्प्रूव हो और खराब ना हो। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो मुझे बता। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही? वालेकुम सलाम। हेलो। जी अमर।
अच्छा, मेरी पहले जी आवाज नहीं आ रही तो मैं तो बात कर रही अच्छा थी। ठीक है। आसान हो गई मैं। किसी का कोई क्वेश्चन है? यहाँ तक समझ में आ गया सबको? जी मुझे तो आ गया समझ में। ठीक है, बाकी सब अजान खत्म होती है तो फिर हम इसको कंटिन्यू करते हैं। अगर किसी हद तक कोई मैसेज है तो वो इधर टाइप कर दें, और अगर नहीं है तो वो भी लिख दें, ऑल क्लियर लिख दें, ताकि मुझे हो कि यहाँ तक सबको। तो अब ये आपको जो मैंने दूसरा टैब ओपन किया था, ये है एक्सेस इन्वेंट्री टैब, सही है। और एक मिनट से होल्ड कीजिएगा। ठीक है। अच्छा, ये एफबी इन्वेंट्री का पेज सबको दिख रहा है, राइट? गाइस मैसेज कर दें। जी दिख रहा है। ओके। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपके जो जो इन्वेंट्री है
वो एक्सेस इन्वेंट्री भी देख सकते हैं, और साथ में आप ये भी देख सकते हैं कि कौन सी ऐसी इन्वेंट्री है जो अपनी वापस आके दे देना, ठीक है। जो एज इन्वेंट्री की जो ड्यूरेशन लाइक उसको क्रॉस करने वाली है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ देखें प्रोडक्ट डिटेल्स है, ये सारी प्रोडक्ट्स आएंगी इसके अंदर, सही है। तो इसमें आपको अमेजोन ये भी दिखा रहा है कि एक्सेस इन्वेंट्री, और साथ में ये भी दिखा रहा है कि अगर कोई आपको जरूरत है, लाइक कोई अगर लो स्टॉक है या अगर आपको और ज्यादा इन्वेंट्री भेजने की जरूरत है तो वो भी आपको दिखाता है, सही है। अच्छा, तो अब यहाँ अगर हम देखें तो एक है वुडन स्पैटुला, सेल थ्रू लास्ट 90 डेज दिख रहा है हमें कि इसकी सेल्स कम हुई है। सेल्स एंड फोरकास्ट समरी आपको दिखा रहे हैं कि लास्ट 90 डेज में 61 यूनिट्स इसके सोल्ड हुए, और यहाँ पे लो इन्वेंट्री लेवल फी है, ये आपको दिखा रहे हैं कि ये एग्जेम्प्टेड है। डिटेल्स के ऊपर अगर आप देखें तो ये आपको सारा डिटेल्स इसमें दिखा रहे हैं कि भी जो भी वेरिएशंस हैं रिलेटेड टू सेम पेरेंटेशन, उनका सबका एक ही हिस्टोरिकल डेज होंगे ऑफ सप्लाई के। तो ये सारी सारी चीजें लाइक आप लोग डिटेल्स में आपके पास सेलर सेंट्रल एक्सेस होगा तो एक एक को आप देख के कर सकते हैं। लाइक जिनके अंदर लाइक अगर कोई लो इन्वेंट्री है उसकी फीस वगैरह कितनी है, यानी सारी डिटेल्स आपको इसके अंदर दिखेंगी। इन्वेंट्री ओवरव्यू में अगर आप जाएं तो क्या हो गया इसको, एक मिनट। इन्वेंट्री ओवरव्यू में अगर आप जाते हैं तो उसमें आपको ये पता चलता है कि इस वक्त आपके पास इन्वेंट्री टोटल कितनी है, उसमें इनबाउंड कितनी है, उसमें रिजर्व कितनी है, उसमें जो है आपके पास अवेलेबल है ऑन हैंड, यानी सेलिंग के लिए कितनी अवेलेबल है। अगर इनबाउंड होगी तो वो सेलिंग के लिए फॉरन अवेलेबल नहीं होगी। जैसे अब ये पेज मैंने रिफ्रेश किया था, इसमें आप देखें इनबाउंड इसमें 0 है। ऑन हैंड का मतलब है कि इस वक्त रेडीली जो ऐसे जो यूनिट्स हैं जो रेडीली सोल्ड है वो 279 है। एक रिजर्व है। अच्छा, रिजर्व किसे कहते हैं? रिजर्व दो वजूहत पे हो सकता है, या तो किसी ने ऐड टू कार्ट किया हुआ हो, या किसी ने ऑर्डर प्लेस किया और उसकी पेमेंट अभी आनी हो, तो वो रिजर्व हो जाता है। रिसर्चिंग का मतलब ये कि आपका जो प्रोडक्ट्स है वो रिसर्च हो रहे हैं, लाइक आपकी अमेजोन अपने डिफरेंट वेयर हाउसेस में प्रोडक्ट्स को भेजता रहता है, या जब आप शिपमेंट क्रिएट करते हैं तो डिफरेंट वेयर हाउसेस में जाती है, तो उस वक्त एक साथ आपकी सारी इन्वेंट्री लोकेट नहीं होती। तो इस वक्त रिसर्चिंग 49 यूनिट्स का मतलब ये है कि 49 यूनिट्स मजीद आपके अमेजोन रिसर्च कर रहे हैं, मतलब अभी वो कम्प्लीटली लोकेट नहीं हुए हैं, वो अलाइन वो उसके ऊपर किसी भी वेयर हाउस के अंदर उसको अलॉट नहीं किया कि ये आपके यूनिट्स यहाँ पे मौजूद हैं। तो वंस वो रिसर्च अपनी कंप्लीट कर लेंगे और अलॉट कर देंगे तो आपके यहाँ पे जो यूनिट्स है वो ऑन हैंड के अंदर आ जाएंगे। इनबाउंड का मतलब कि आपके जब यूनिट्स जा रहे होते हैं रिसर्चिंग स्टेट में भी नहीं, और अमेजोन को पता होता है कि ठीक है आपकी इन्वेंट्री आई है, आपने इतने यूनिट्स भेजे हैं, और वो रिसीविंग स्टेट के अंदर ही अभी हो रहे होते हैं, तो वो उसमें होता है। अच्छा, रिसर्चिंग में कभी कभार ये भी हो जाता है, अगर आपकी यूनिट्स गुम हो जाए, आपकी यूनिट्स ना मिले, इस तरह की कोई प्रॉब्लम आती है, तब भी आपका रिसर्चिंग में आ जाता है। तो इस वक्त ऑन हैंड आपके पास 279 है, हमारे पास पैक ऑफ 1 है, ये एक स्पेक्यूला है। यहाँ पे अब यहाँ आपको दिखा रहे हैं कि एक्सेस के अंदर आ रहा है, यहाँ पे आपको ये नोटिफाई करवा रहे हैं कि ये चीज एक्सेस में ऑन हैंड 279 है। रेकमेंडेड, अच्छा ये रेकमेंडेशन कहाँ से आती है? बेस्ड ऑन योर सेल्स, जो आपका 90 डेज सेल्स डेटा है उसके हिसाब से आपको अमेजोन रेकमेंड करता है कि आपके पास मिनिमम कितना होना चाहिए। अगर तो आपकी सेल्स ज्यादा है और आपके पास ऑन हैंड कम है, तो वो आपको रिकमेंडेशन यहाँ पे ज्यादा की देगा और आपको दिखाएगा कि आप लो स्टॉक है इसके ऊपर। अगर आपकी इन्वेंट्री का आपकी सेल्स कम है, तो वो यहाँ पे आपको जैसे ये एक्सेस है ये दिखाएगा, और ये भी बताएगा कितने एक्सेस यूनिट्स हैं, लाइक दिस वन एस्टिमेटेड एक्सेस यूनिट्स। तो ये आपको बता रहा है कि कितने यूनिट्स ऐसे हैं जो आपके सेल्स के हिसाब से ज्यादा है। तो रिकमेंडेड क्योंकि 52 है,
52 से 62 ये रेकमेंड कर रहा है, बाकी 197 यूनिट्स वो कह रहे हैं एक्सेस है। अब इन्वेंट्री एज ये दिखाएंगे कि किस तरीके से इन्वेंट्री आपकी एज कर रही है, ठीक है। अच्छा, जैसे रिसर्चिंग है, जैसे जैसे यूनिट्स मिलते जाएंगे, फॉर एग्जांपल 49 यूनिट्स से 9 यूनिट्स मिल गए, तो 40 रिसर्चिंग में हो गए, ये जो 9 यूनिट्स हैं ये इधर ऑन हैंड में ऐड हो जाएंगे और 2 में ऐड हो जाएंगे, लाइक 9 + 2 11, तो 0 to 60 डेज में यहाँ पे 11 यूनिट्स आ जाएंगे। तो जैसे आते रहेंगे वो यहाँ पे ऐड होंगे, जैसे जैसे इसमें से यूनिट सेल होंगे तो जो लेटेस्ट वाला है यहाँ से अमेजोन माइनस करना स्टार्ट करता है। तो अब आप ये देखें, इन्वेंट्री एज 0 to 60 डेज टू 61 से 90 डेज को 1 इन्वेंट्री को 1 यूनिट को हुआ है, 91 से लेके 180 जो है वो आपके आ गए हैं 327 के अंदर, और इसमें वो बता रहा है कि एक्सेस आपके पास 97 है। अच्छा, इसके अंदर इस वक्त एजेड इन्वेंट्री नहीं हुई है, इसमें आपको सिर्फ ये दिखा रहा है कि आपके ये यूनिट्स एक्स्ट्रा हैं, एज इन्वेंट्री अभी नहीं है। हाँ, ये खतरा है कि जैसे ही इनमें से किसी भी यूनिट का 180 से अबव कोई भी दिन हो जाएगा, 1 यूनिट का हो या 5 यूनिट का हो, तो वो आपकी एक्सेस यूनिट के अंदर आ जाएगी और उसके ऊपर आपको फी लगना शुरू हो जाएगी। जैसे आप यहाँ देखें, अगर हम इस पे डिटेल्स पे जाएं तो ये मजीद आपको डिटेल दिखा रहा है 0 to 90 डेज में। अब इस पर यहाँ पे आपको देखिए 2 दिखा रहा है, बट यहाँ पे 3 यूनिट्स, मतलब जो रिसर्च हो रहे हैं तो उसके अंदर वो दिखा रहे होंगे। 61 to 90 डेज में एक है और 31 to 60 डेज में एक है। 0 to 30 डेज मतलब कोई एक यूनिट जो रिसर्च हो रहा है, इधर वो या जो सेल अगर हो चुका होगा तो वो उसके अंदर काउंट हो रहा है। यहाँ पे दिखा रहे हैं कि 151 to 180 डेज पहुंच गए हैं 327 यूनिट, और फिलहाल यहाँ पे 181 पे जैसे ही आ जाएगा तो यहाँ पे वो यूनिट शो करना शुरू हो जाएंगे। तो एस्टिमेटेड एज्ड इन्वेंट्री सरचार्ज तब आता है जब ये क्या खुल गया, ओके। एस्टिमेटेड एज इन्वेंट्री सरचार्ज उस वक्त आता है जब आपके यूनिट्स 181 वाली विंडो में आना शुरू हो जाएंगे, इस रेंज में आना शुरू हो जाएंगे। तो इस वक्त क्योंकि हमारे पास एक्सेस इन्वेंट्री है लेकिन एज्ड इन्वेंट्री नहीं है, दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा। वन इज एक्सेस इन्वेंट्री लाइक दिस वन एंड वन इज एज्ड इन्वेंट्री, जो हमारे दो एसक्यूज हैं। एक्सेस वो इन्वेंट्री है जो सेल्स की हिस्ट्री के हिसाब से अमेजोन के अकॉर्डिंगली हमारे पास ज्यादा है। एजेड इन्वेंट्री वो होती है जिसको 180 से अबव डेज गुजर जाए। तो एजेड इन्वेंट्री के ऊपर हमें एक्स्ट्रा फीस चार्ज होती है स्टोरेज की, एक्सेस पे नहीं होती। तो यहाँ पे 0 है। एस्टिमेटेड फी यूनिट पर सोल्ड ये दिखा रहे हैं कि 4.86 है, जिसके अंदर 3.66 FBA फी भी शामिल है। ये कंफ्यूजन, ताकि मैं फिर आगे दूसरा आपको एसक्यू दिखाऊं। यहाँ तक क्लियर है या कोई कंफ्यूजन है? अच्छा जी, क्लियर। यस का मतलब है कंफ्यूजन है, क्लियर लिखा करें, ठीक है। हारिस नहीं है, आई थिंक हारिस निकल गया। हाँ, हारिस चले गए फिर साइड, मे बी नेट प्रॉब्लम है क्या है, ओके। अच्छा, तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है, ठीक है। अब आप आ जाते हैं, हम ये दूसरा वाला है, इसमें हम देख लेते हैं इफ देयर इज सम एक्सेस इन्वेंट्री, ताकि मैं आपको वो दिखाऊं। नेचर इन्वेंट्री, सॉरी। अच्छा, यहाँ पे आप देखें एक और चीज, इन्वेंट्री हेल्थ स्टेटस एंड रिकमेंडेशन। तो यहाँ पे एक्सेस दिखा रहे हैं, जो आपके एक्स्ट्रा यूनिट्स हैं यहाँ पे भी एक्सेस दिखा रहे हैं। यहाँ पे आपको हेल्दी दिखा रहे हैं, ऑन हैंड 126 है, रिकमेंडेड वो कह रहे हैं 4 to 427 है, और आपके पास जो है 127 है। तो ये इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं है, आपका हेल्दी है। तो इसमें आपको ये दिखा रहे हैं कि एक्सेस इन्वेंट्री आपकी नहीं है, सेल्स के हिसाब से आपके पास इन्वेंट्री ठीक है, तो ये हेल्दी है, ठीक है। इसमें भी एजेड नहीं है, इन्वेंट्री आपका हेल्दी है। ये देखिए, जो मैं आपको कह रही थी ना, लो स्टॉक, तो इसमें आपका ये दिखा रहे हैं कि सेल्स फोरकास्ट समरी
160 यूनिट्स हैं इन 90 डेज। 160 यूनिट्स 90 डेज में, और आपके पास इस वक्त टोटल 59 यूनिट्स हैं, उनमें से एक अनफुलफिलेबल है। अब अनफुलफिलेबल डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। या तो आपके पास से जो इन्वेंट्री गई है वही डैमेज थी, फुलफिल नहीं हो सकती, या फिर Amazon वेयरहाउस में उनकी हैंडलिंग के अंदर वो डैमेज हो गई, वो अनफुलफिलेबल है, या कस्टमर डैमेज्ड है, उसने वापस भेजा, तो वो फिर आपको जैसे वो आएगा वो डिस्पोज कर देगा। उसमें भी आपको सेटिंग्स करनी पड़ती हैं कि जो आपके पास इन्वेंट्री डिस्पोज करवाना चाहते हैं या आपके पास मंगवाना चाहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे लो स्टॉक है क्योंकि इनकी सेल्स है 160 यूनिट्स है, इनके पास खाली 68। तो ये जो रेकमेंड करते हैं, ये आपको रेकमेंड करते हैं कि लाइक 90 डेज के लिए आपके पास कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो 90 डेज में तो 160 यूनिट्स होने चाहिए, बट आपके पास ऑन हैंड 59 है। तो दे आर शोइंग यू कि आप लो स्टॉक पे हैं, और रेकमेंडेड जो है आपको 109 यूनिट्स मिनिमम आपको भेजने चाहिए अमेजोन हाउस में। तो यहाँ पे आपको वो करते हैं, ठीक है, आप फॉरन इसको सेंड टू एफबी या फॉरन से शिपमेंट प्लान बनाएं आपकी इसके लिए। लेकिन एक मसला ये हम देख रहे हैं साथ में कि यहाँ पे 69 यूनिट्स एज्ड इन्वेंट्री में आ रहे हैं। ठीक है, लो स्टॉक तो है, लेकिन आपके 69 यूनिट्स एज्ड इन्वेंट्री के अंदर हैं, जिसकी वजह से एस्टिमेटेड एज्ड इन्वेंट्री सरचार्ज जो इस वक्त पड़ रहा है आपको, वो पड़ रहा है 48.25। एस्टिमेटेड यूनिट फी पर सोल्ड जो आपको पड़ेगा वो है इसका 10.28। ये तो आपका नॉर्मल है। इस 10.28 के अंदर आप ऐड कर दें 48, तो आपको बजाय इसके के 10.28 आपको पर यूनिट जो है आपको होता, आपको यहाँ पे 48 आप उसको ऐड कर लें। ये ये चीज आपकी जो $48 है, ये आपके लॉस में जा रहे हैं। तो इस तरीके से अब यहाँ पे लो स्टॉक भी आ गया, और यहाँ पे हालांकि लो स्टॉक है, बट जो इन्वेंट्री है वो एज हो रही है, यानी उस वक्त आपकी सेल्स नहीं हो रही थी, इन्वेंट्री एज होती गई। अब सेल्स तो इंक्रीज हो रही है, लेकिन ये जो इन्वेंट्री है ये एजड है। तो इसमें दो चीजें कर सकते हैं। एक तो क्योंकि आपकी सेल्स शो कर रहा है Q4 है, तो आप बजाय रिकमेंडेशन अगर 109 है, 109 ना भेजें, 59 आपके पास यूनिट्स हैं, आप 50 यूनिट्स को शिपमेंट में भेज दें, ताकि जब तक आपके ये 50 यूनिट सेल हो तो क्या हो कि आपके पास दूसरी इन्वेंट्री मौजूद हो, अब आउट ऑफ स्टॉक ना हो। जल्द से जल्द कोशिश करेंगे, क्योंकि जब तक ये इन्वेंट्री आपके पास रहेगी ये आपको नुकसान पहुंचाएगी। तो इसलिए हमें यहाँ पे दो चीजें करनी होगी। एक तो हम इन्वेंट्री सेंड करें इसके लिए, क्योंकि इसकी सेल्स इंक्रीज है, डिमांड है। दूसरा, हम इस इन्वेंट्री से जान छुड़ाएं। तो ये मैं आपको आगे डिस्कस करूंगी कि हमने इसके लिए क्या करना होगा। ठीक है, तो एक तो यह आ गया। अच्छा, उसमें दो एसक्यूज मेंशन कर रहे थे, तो लेट्स सी। एक तो एक्सेस इन्वेंट्री में ये आ रहा है, हमें अभी तक सिर्फ एक दिखा है ना, दूसरा हमें नहीं दिखा रहा है इस पे। तो मे बी वहां पे हो उस वक्त वो एक्सेस इन्वेंट्री में अप ना हो, या ऐसा कुछ पॉसिबल है, या आने वाला होगा। जैसे ये वाला, इसका एक खतरा है कि ये अगर आ गए 339 यूनिट्स, तो 59 यूनिट्स के आप देखें, 69 यूनिट्स के 48.25 हमें पड़ रहे हैं एक्स्ट्रा चार्जेस, तो 359 के तो अच्छे खासे हो जाएंगे। तो ये हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज आप देखेंगे सबसे पहले, और इसको आपने ख्याल भी रखना है जब आप अकाउंट रन कर रहे होंगे तब भी। तो इसके अलावा आप इनबाउंड ये अलग अलग आप देखना चाहें तो इनको भी देख सकते हैं। ऑल एसक्यूज में ऑल आ गए। अगर आपने देखना है कि किसको आपने रीस्टॉक करना है, तो यहाँ पे आपके पास सिर्फ रीस्टॉक वाले आ जाएंगे कि यहाँ पे आपने रीस्टॉक करना है। रीस्टॉक, ये लो स्टॉक वाला आपका आपके यहाँ पर। ठीक है, एक्सेस के अंदर आपका दो आ गए। यस, उस वक्त नहीं आ रहे थे, ये देखें अब ये दो आ गए। एक तो ये वाला आ गया, और वन वाला भी उस वक्त आई थिंक नहीं आ रहा था ना एजेंट में। अच्छा, एक्सेस का था वो, सॉरी, एजेंट इन्वेंट्री का नहीं था। ठीक ठीक,
हमारे पास एक्सेस इन्वेंट्री का आ रहे थे, तो ये 2 आ गए हमारे पास। तो इसमें असूलन तो नहीं दिखाना चाहिए, इसको सिर्फ वही दिखाना चाहिए जो हमने सिलेक्ट किया है। बहरहाल क्या कर सकते हैं, अमेज़न है। अच्छा, यहाँ तक ये चीज समझ में आ गई आप लोगों को? इधर तो आई थिंक कोई कंफ्यूजन नहीं है। जी कोई कंफ्यूजन नहीं। अच्छा, अब क्या मुझे कोई ये बताएगा कि जो ये वाला हमने सिनेरियो देखा कि हमारे पास एजेड इन्वेंट्री है और दूसरी भी हमारी एजेड हो सकती है, तो उसके अंदर क्या सॉल्यूशन है? किसी के जहन में कोई आइडिया आ रहा है कि किस तरीके से हम इसको लाइक किसी के जहन में कोई आइडिया है या कोई सजेशन? राबिया, अंबर, रमशा? मैं ये कह रही हूँ अंबर कि अभी हमने जो देखा कि एक्सेस इन्वेंट्री है, आ, उसको तो हम एक एक्सेस इन्वेंट्री को कि वो 180 डेज से ऊपर ना जाए, और हमने ये देखा कि कुछ हमारी इन्वेंट्री एजेड भी है जिसकी वजह से हमें एक्स्ट्रा स्टोरेज कॉस्ट पड़ रहा है। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए, इस चीज को हैंडल करने के लिए हमें क्या स्टेप लेना चाहिए? हमें या तो वैसे तो कोई वेयर हाउस में जो कम कॉस्ट ले रहे हो वहाँ पे अपनी इन्वेंट्री शिफ्ट कर लेनी चाहिए। एक ये भी करते हैं। सही है। और वापस और कोई तो सजेशन? हम्म, हम्म, जी रमशा, आपके जहन में कुछ है? राबिया, आपके जहन में कुछ भी जो आपको, जरूरी नहीं है सही हो या गलत हो, कोई भी आइडिया जो आपको लगता है कि यार से ना हम इस चीज को रिजॉल्व कर सकते हैं, ये ना सोचे गलत होगा सही होगा। एफबीए के बजट एफबीएम करना स्टार्ट कर दें। क्या कर दें? एफबीएम 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 तो मैम होता है फुलफिल्ड बाय मर्चेंट। जी राबिया। अगर हम एग्रेसिव बिडिंग करके जो एजेड इन्वेंट्री है उसको निकालने की कोशिश करें या फिर प्राइस ड्रॉप करके या कोई डिस्काउंट्स वगैरह लगा गुड, तो सेल्स। बिल्कुल गुड राबिया। इसके अंदर सबसे पहले अंबर का रिस्पॉन्स करती हूँ। अंबर, आपका बिल्कुल सही है कि हम ऐसा कर सकते हैं कि हम इन्वेंट्री मूव करके हम वेयर हाउस भेज दें, लेकिन प्रॉब्लम इसमें ये है कि अमेज़न इन्वेंट्री रिमूव करने के भी चार्जेस लेता है। ठीक है, सही। हालांकि अब वो उसके पास है, तो जब वो कह रहे हैं कि ये आपके दिन ओवर हो गए हैं, हालांकि आप उससे स्टोरेज कॉस्ट तो ले रहे हो, लेकिन वो ये करता है कि नहीं जी इतने दिन ऊपर हो गए तो मैं एक्स्ट्रा सर चार्ज लूंगा, क्यों आपकी इन्वेंट्री इतने दिन पड़ी हुई है। तो एक माफिया है जो, नो डाउट अमेज़न इसमें बहुत सारी चीजें वो अनफेयर भी करता है। ये चीज है कि ठीक है, सेलर्स पे उस चीज का ध्यान रखे, ज्यादा देर इन्वेंट्री ना पड़ी रहे, लेकिन वो इसके तो चार्जेस ले रहा है। लेकिन अगर आप चाहेंगे तो उनके इनके वेयर हाउस से आप रिमूव करवा के अपने किसी और वेयर हाउस में भेज दें ताकि आपको वो कॉस्ट ना पड़े, तो वो भी आपको कॉस्ट पड़ेगा, और अच्छा खासा कॉस्ट पड़ता है, क्योंकि वो उस पर चार्ज करता है पर यूनिट के हिसाब से, हैंडलिंग ये वो। तो मकसद हमारा ये है डॉलर्स बचाना, पैसे बचाना, कि हमारे पैसे जाया ना हो। ये करने से हमें और ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाएगा। सही। ठीक है, तो इसलिए ये वाइबल नहीं है ऑप्शन। हाँ, ये तब वाइबल होगा जब आपकी अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया, लिस्टिंग ही नहीं सब हो रही, आपके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं रहा, तो आप इस ऑप्शन पे जाते हो। नहीं तो आप क्या करते हो, जैसे कि इन्होंने कहा, राबिया ने कहा कि सेल्स मतलब इंक्रीज करेंगे, प्राइस ड्रॉप कर दें। तो प्राइस ड्रॉप करके उस वक्त होता है जब आप बिल्कुल ना इन्वेंट्री से छुटकारा हासिल करना चाह रहे हो, और बल्कि आप कहते हो कि ब्रेक इवन में ही चले जाए, कम से कम मेरी इन्वेस्टमेंट ही वापस आ जाए। जिनके अकाउंट्स रन नहीं कर रहे, बहुत लॉस में चले जाते हैं, इन्वेंट्री स्टक हो गई है, तो वो ये स्ट्रेटेजी यूज करते हैं।
जहां तक रमशा आपने कहा कि FBM, देखिए FBM का मतलब है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। वो आप उस वक्त करोगे जब इन्वेंट्री आपके पास आपके हाथ में होगी या वेयर हाउस में होगी। ऑर्डर आया, आपने अपने वेयर हाउस जो मैनेजमेंट कर रहे हैं, इन्वेंट्री मैनेज कर रहे हैं, उनको कहा, या आप अगर खुद कर रही हैं तो आपने उसको शिप कर दिया, पैकिंग वगैरह करके आपने शिप कर दिया, वो FBM है। उससे FBA का ताल्लुक नहीं है। मसला ये है कि हमारे पास FBA में एक्सेस इन्वेंट्री है या एजेड इन्वेंट्री है जो कि अमेजोन वेयर हाउस में पड़ी हुई है, तो उसको कैसे निकालें? तो FBM का FBA की इन्वेंट्री से ताल्लुक ही नहीं है। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज एक जो राबिया ने कही वो ये कि हम बिड्स इंक्रीज करते हैं और सारा कुछ, वो डुएबल है, लेकिन अगर हमारे पास इतना मार्जिन ना हो और बिड्स इंक्रीज करने के बाद भी सेल्स ना हो रही हो, तो हमें और ज्यादा हमारी मनी स्पेंड होगी। तो हम इसके ऊपर एग्रेसिव बेसिस पे नहीं जा सकते। यस, कूपन्स पे हम जा सकते हैं। हम क्या करें कि हम इस पे टाइट सेट करते हैं, हम बिजनेस प्राइस अच्छी सेट करें, वो हम देखें कि अभी फिलहाल इन्होंने की भी है कि नहीं की भी। हम इसको लाइक बाय वन गेट वन फ्री वाली कोई डील लगा दें, हम प्रमोशंस लगा दें, सही है, हम इतना अच्छा डिस्काउंट दे दें कि जो लाइक जिसकी वजह से हमारी सेल्स इंक्रीज हो जाए। ठीक है, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, अपनी इन्वेंट्री को कर सकते हैं। उसके अलावा ऑफ अमेजोन ट्रैफिक लाके हम उससे भी ऑर्डर्स प्लेस करवा के अपनी इन्वेंट्री को कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी अपनी पर्सनल ब्रांड की वेबसाइट है, जैसे आर्मर पॉक्सी आप लोगों ने देखा है, उसमें ये हुआ था कि एक्सेस इन्वेंट्री थी, तो हमने उनको ये सजेस्ट किया कि आपके वेबसाइट पे ऑर्डर्स आते हैं? उन्होंने कहा जी आते हैं। तो उनको हमने ये कहा कि ठीक है, आप क्या करें, आपकी जो वेबसाइट पे ऑर्डर आते हैं, इन स्पेसिफिक यूनिट्स का अगर ऑर्डर आए तो आप अपने वेयर हाउस से इसको फुलफिल नहीं करेंगे, आप अमेजोन से MCF ऑर्डर क्रिएट करेंगे और MCF ऑर्डर क्रिएट करके आप उस कस्टमर को अमेजोन से भेज देंगे। इससे फायदा ये होगा कि आपकी जो पर्सनल वेबसाइट है उससे जो ऑर्डर आया आपने फुलफिल करवाया अमेजोन से, तो अमेजोन में जो इन्वेंट्री एजेड हो रही है या एक्सेस इन्वेंट्री में आ रही है, वो अमेजोन के वेयरहाउस से निकल जाएगी। तो आपकी सेल्स भी इंक्रीज हुई अमेजोन पे, आपको इन्वेंट्री वहां से जो एजेड इन्वेंट्री वो भी कम हो गई, आपका ऑर्डर भी फुलफिल हो गया, और हर यूनिट निकलने से आपके ओवरऑल जो एक्स्ट्रा स्टोरेज फी है उसके अंदर भी कमी आ गई। ठीक है। अब MCF ऑर्डर क्या होता है, ये पता है किसी को? जल्दी जल्दी बताएं भाई, पता है बता दें, नहीं पता तब भी बता दें। बता दें आप। MCF ऑर्डर क्या है? MCF ऑर्डर का मतलब है, MCF का मतलब होता है मल्टी चैनल फुलफिलमेंट, सही। मल्टीपल या मल्टी चैनल फुलफिलमेंट। उसमें अमेजोन ये एक सेलर्स को एक समझने के एक अपॉर्चुनिटी देता है कि अगर वो किसी और मार्केट में भी सेल कर रहे हो, किसी भी मार्केट में, एटसी और ईबे के अपने वेयर हाउसेस नहीं है, आपकी अपनी पर्सनल वेबसाइट है, उस पे कर रहे हैं, तो अगर वहां से ऑर्डर आता है तो आप अमेजोन को कह सकते हैं भाई हमारा ऑर्डर फुलफिल करके आप भेज दें। सही। तो वो मल्टी, क्योंकि अमेजोन के ऊपर जो अमेजोन पे ऑर्डर आएगा, अमेजोन ऑब्वियसली उसको तो खुद से ऑर्डर भेज देता है, खुद से उस बायर को सेंड कर देगा ना। लेकिन अगर आप बाहर से ऑफ अमेजोन ट्रैफिक आता है या आपकी वेबसाइट पे ऑर्डर आता है, तो आप मल्टीपल चैनल फुलफिलमेंट के थ्रू आप ऑर्डर जो है प्लेस कर सकते हैं। यानी आप अमेजोन को बायर का एड्रेस देते हो, आप उसको ऑर्डर नंबर देते हो, आप बोलते हो भाई इस SKU का ऑर्डर है, ये बायर का एड्रेस है, आप अमेजोन को कहते हो भाई आप हमारे बिहाफ पे इस बायर को ये प्रोडक्ट पहुंचा दें। तो जो अमेजोन के पास आपकी इन्वेंट्री होती है वहां से उठा के वो बायर को उसके एड्रेस पे भेज देता है। तो इस तरीके से आप ये काम कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक जी। कि हमने किस तरीके से एक्सेस इन्वेंट्री को करना है और एजेड इन्वेंट्री को किस तरह से हमें मतलब निकालना है। पहली फुर्सत में हमने ये काम करना है। सही है, यहाँ तक क्लियर है? जी क्लियर। ठीक है, अब हम आते हैं, ये चीजें हमने देख ली, तो हमें पता चल गया कि मसला क्या है कि सेल्स कम हो रही है, हमारे पास एक्सेस इन्वेंट्री पड़ी हुई है। अब हम देखते हैं
इन्वेंट्री इनकी जो कैटलॉग है वो देखते हैं। पीपीसी पे भी हम जाएंगे बाद में। सही। अब इनकी कैटलॉग है, ये हम देखेंगे ये अच्छी है कि नहीं है, क्या है। अच्छा, एक और चीज हम देखेंगे कि इनके यूनिट्स सबसे ज्यादा कौन से वाले बिकते हैं। तो यहाँ पे अमेजोन क्योंकि अपडेट करता रहता है अपना डैशबोर्ड भी, तो यहाँ पे वो खुद भी दिखा देता है। जो यहाँ पे इस वक्त इनका दिखा रहा है, यस दिखा रहा है। यहाँ पे प्रोडक्ट परफॉर्मेंस अब दिखाना स्टार्ट कर दिया कि सबसे ज्यादा सेल्स हुई है 41 जो यूनिट सेल हुए हैं वो कौन से हुए इनके, इसके, सही है। और 12 यूनिट सेल हुए इसके, बाकी इनकी जो और दूसरी प्रोडक्ट्स है वो सेल नहीं हो रही, यानी पैक ऑफ 10 के हो रहा है। लेकिन हम और काम करते हैं, बिजनेस रिपोर्ट्स में जाते हैं, आके बाय एसिन हम करेंगे। बाय एसिन करके ये डिफॉल्ट 1 महीने का लगा हुआ है, तो हम यहाँ देखते हैं कौन सी इनकी एसक्यू में कितनी सेल्स हो रही है। तो 10 पीस इनका टोटल B2B सेशंस ये हैं, B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस। टोटल सेशंस इतने हैं इनके, पेज व्यूज आ गए, ओके। 35 यूनिट्स ऑर्डर हुए इनके टोटल, जिसमें से 1 यूनिट B2B है। सबसे ज्यादा इनके जो यूनिट्स बाय हुए हैं 10 पीस के हुए हैं, और इसके 35 यूनिट्स 1 महीने में सेल हो चुके हैं। अच्छा नहीं सॉरी, उससे ज्यादा 42 यूनिट्स इनके सेल हुए हैं इसके 2 पीस वुडन स्पैचुला के, जो अभी हमने ऊपर भी देखा है। तो 205 इनके सेशंस में से 42 यूनिट्स इनके सोल्ड हुए हैं, जिसमें से 4 B2B हैं। ठीक है, तो सबसे नंबर 1 हमें पता चल गया, इनका पैक ऑफ 2 सबसे ज्यादा सेल हो रहा है, और उसके बाद इनका पैक ऑफ 10 सेल हो रहा है। उसके बाद ये कौन सा है भाई, फ्लैट फाइन आइडियल किचन, इसमें इन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया हुआ कि नॉन स्टिक टर्नर विद लॉन्ग हैंडल फॉर कुकिंग, कि एक है या 2 है, कुछ पता नहीं चल रहा। मे बी एक होगा ये, हाँ 1 पीस इन्होंने एसक्यू में मेंशन किया हुआ है, टाइटल में नहीं किया। तो एक यहाँ पे हमें दिख गया कि ये थोड़ा सा फ्लॉ है, हम इसको टाइटल में वर्किंग कर सकते हैं। लिस्टिंग सेल्स कॉपी में हम बाद में जाएंगे वैसे, लेकिन हमें यहाँ पता चल गया कि एक यहाँ पे इन्होंने नहीं मेंशन किया हुआ। अच्छा, इसके 11 है, उसके बाद 6, उसके बाद 2, तो 6 पीस वाले इनके 6 हैं, 4 पीस वाले 2 हैं। तो यानी इनकी जो सारी जो फास्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं ये दोनों हैं, पीस ऑफ ये 2 पीस वाला और 10 पीस वाला, ये 2 इनकी हीरो है। बाकी जो ये वाला है जो 1 है, इसका 11 है, ये थर्ड के ऊपर आ रही है। अच्छा, एक्सेस इन्वेंट्री हमने किसकी देखी थी, हमने देखी थी 10 की, ये एजेड इन्वेंट्री हो गई है, सही है ना। और एक्सेस इन्वेंट्री वुडन स्पैचुला की हो गई है। तो हमने इन दो की सेल्स को करना है। ये हालांकि लो स्टॉक है लेकिन इन्वेंट्री एजेड है, तो हमारा जो भी प्रॉफिट है वो इसकी वजह से माइनस में जा रहा है। और ये वाली जो प्रोडक्ट है, ये शुक्र है कि नंबर 3 के ऊपर है, इनके 10 यूनिट हुए हैं 1 महीने में, लेकिन ये चांस के ऊपर है कि ये एजेड इन्वेंट्री जल्द हो जाएगी। तो हमें इन दोनों के ऊपर सबसे पहले तो फोकस करना है। एक चीज ये हमें क्लियर हो गई, तो आपने देखा कि हमने पहले इंपॉर्टेंट केपीआईज देखे थे, उसके बाद हमने देखा कि एक्सेस इन्वेंट्री है तो कौन सी है, और अगर ना भी होती तो हम देखते कि कोई ऐसी इन्वेंट्री तो नहीं है जो एजेड होने वाली है और लो स्टॉक, क्योंकि ऐसे हमें नहीं पता चलेगा। तो हमने सारा देख लिया कि ठीक है, कौन सा लो स्टॉक है, कौन सी एक्सेस है, कौन सी एजेड है। हमने देखा कि इनकी हीरो प्रोडक्ट्स कौन से हैं, मतलब मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स इनके कौन से हैं। अब हम यहाँ चौथी चीज देख रहे हैं, इनकी कैटलॉग कैसे बनी हुई है। तो कैटलॉग में अगर आप देखें तो यहाँ पे एक तो पेरेंट एसिन है, इसके अंदर 3 वेरिएशन इन्होंने लिस्ट की हुई है, 1 पीस स्पैट्यूला, 2 पीस और 10 पीस, ठीक है। और बाकी के 2, 4 और 6
इन्होंने अलग से किए हुए। शायद ये वजह है कि 4 और 6 की सेल्स भी कम है। देख रहे हैं आप लोग कोरिलेशन? जी 6 और 2 सबसे ज्यादा कम इनकी है, और यही दोनों पेरेंटेज में नहीं है। अब इसकी रीजन क्या हो सकती है? इसकी रीजन देखें, ये हो सकती है कि जब आप किसी एक लिस्टिंग को क्लिक करते हैं तो ऑब्वियसली उसकी सारी वेरिएशंस उस पर शो होती हैं। जैसे ये है, अब यहाँ पे इनकी 3 वेरिएशन शो हो रही हैं। अब किसी को चाहिए, ठीक है, उसने 1 ले लिया, 2 ले लिया, या 10 वाला उसने ऑर्डर कर लिया। उनको पता ही नहीं है कि इनके पास पैक ऑफ 4 और पैक ऑफ 6 भी है। अगर जो 6 और जो 6, 7, 8 इनकी जो पूरे महीने में सिर्फ 8 सेल्स हुई हैं, अगर कोई इनके स्टोर पे जाएगा स्पेशली, और आई डोंट नो अभी इनका स्टोर भी देखना है कि कैसा बना हुआ है। अगर कोई इनके स्पेशली स्टोर पे जाता है और देखता है, फिर उनको पता चलेगा अच्छा तो ये भी है, या ये अलग से पीपीसी रन करें उन 2 लिस्टिंग्स के लिए, तो उनको पता चलेगा कि ये जो लिस्टिंग है, अच्छा ये भी है। फॉर एग्जांपल ये आप करोगे तो उसको सिर्फ पैक ऑफ 6 दिख रहा होगा। सॉरी, ये मैंने दोबारा लिस्टिंग ओपन कर दी, वही वाली। ये वाली, तो ये हम क्लिक करते हैं और हम ये क्लिक करते हैं पैक ऑफ 6। तो पैक ऑफ 6 के ऊपर जब आप आते हो, जैसे 1, 2 और 10 को इकट्ठे और 4 और 6 को अलग करने के पीछे कोई रीजन है या बस वैसे ही? इनको नहीं आता ना अकाउंट, जब भी तो हमारे पास आए ये वापस के हमें हमसे नहीं हो रहा, आप ही रन कर लें। तो अब जो भी रीजन है या जो भी स्ट्रेटेजी है, तो वो कामयाब नहीं है। अब ये देखें, इनकी ये पैक ऑफ 6 है, यहाँ पे इनका है। अब कोई इसके स्टोर के ऊपर आएगा तो वो दूसरी तरफ जाएगा, उसको पता चलेगा, नहीं तो ये सिंगल। और ये अपना डिफेंस भी नहीं कर रहे, इनके ऊपर दूसरे लोग आके एड्स रन कर रहे हैं, तो उनको किसी को पता ही नहीं है कि ये और भी पैक्स है। हाँ, यहाँ इन्होंने अपनी वेरिएशंस ऐड कर दी है, तो यहाँ नीचे तक अगर कोई आएगा तो उसको पता चलेगा कि ठीक है। अब किसी को चाहिए ही नहीं, अगर किसी को पैक ऑफ 1 सिर्फ 1 चमचा चाहिए होगा, उसको तो नहीं पता। तो इस लिस्टिंग को करने के लिए इनको इस पे अलग से पीपीसी रन करनी पड़ेगी, इस लिस्टिंग पे अलग से पीपीसी रन करनी पड़ेगी, क्योंकि ये भी अकेली है। ये वाली जो लिस्टिंग है, इस पे सिर्फ एक किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर पीपीसी रन करने से समझ लें कि सारी प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग हो रही है। क्योंकि जब भी कोई शख्स यहाँ पे लैंड करेगा तो उसको पता चलेगा कि सिर्फ एक यही प्रोडक्ट नहीं है, उसके साथ 3 प्रोडक्ट्स और भी हैं। तो मैं यानी पैक को 1 भी कर सकता हूँ, 2 भी कर सकता हूँ, 10 भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी रीजन भी इनकी हो सकती है कि इन 2 लिस्टिंग्स जो स्टैंड अलोन लिस्टिंग्स हैं, उनकी जो सेल्स है कम है। पॉसिबिलिटी है, ये भी पॉसिबिलिटी है कि उनकी डिमांड कम हो, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि पेरेंटेज में क्योंकि वो नहीं है तो वो इतनी ज्यादा बायर्स नहीं परचेज कर रहे, उनको पता ही नहीं है। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहला टास्क जो होना चाहिए इस वक्त, वो ये होगा कि हम इन दोनों लिस्टिंग्स को भी पेरेंट पे ऐड कर दें। ठीक है, ताकि जब कोई भी एक लिस्टिंग हो रही तो उसको ये 5 वेरिएशन दिखें, 1, 2, 3, 4, 5 वेरिएशन उसको दिख जाए। सही है, तो हमारा सबसे पहला काम ये है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसमें 2 तरीके हैं, एक तो फ्लैट फाइल के थ्रू, और एक तरीका है कि आप मैनुअल कर सकते हो। मैं एक आपको मैनुअल, अच्छा मैनुअल के अंदर भी जब आप मैनुअली ऐड करोगे तो अगर आप यहाँ से करेंगे तो भी आपको फ्लैट फाइल अपलोड करनी पड़ेगी यहाँ से। तो फ्लैट फाइल आप टोटली अपलोड करना चाहोगे तो आप इनकी जो करेंगे, डाउनलोड करने के बाद आप उसमें सबकी डिटेल्स डालेंगे, इनको एज अ वेरिएशन ऐड करेंगे, तो वो भी पॉसिबिलिटी है। तो मैं एक काम करती हूँ, आपको पहले मैं फाइल डाउनलोड करके देती हूँ और इनके स्टोर का लिंक देती हूँ, ताकि इस स्टोर पे आपको इनकी सारी लिस्टिंग्स दिख जाए।
अच्छा, इनका स्टोर भी देखें तो अच्छा नहीं बना हुआ। एक पेज है, उसी पे इन्होंने सब कुछ डाला हुआ है, बस सिंपल। ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इनके स्टोर फ्रंट पे भी काम करना पड़ेगा। चलिए, इसमें 1 2 3 4 5, ठीक है, इनके पांचों लिस्टिंग्स आ रही हैं। अच्छा, एक ये वाला है इनका नॉन स्टिक टर्नर, ये भी एक है, और एक और मुझे दिखा है कि एक और ये भी है। नहीं, ये 4 पीस है, तो ये एक क्यों दिखा रहा है? दूसरा आई थिंक खुला हुआ है शायद। सही है। तो मैंने आपको स्टोर लिंक शेयर कर दिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप इस पे क्लिक करें, कैटलॉग। कैटलॉग में ऐड प्रोडक्ट्स वाया अपलोड पे आएंगे, ताकि इसकी फीड फाइल डाउनलोड करें। अच्छा, फीड फाइल अपलोड करके दो तरीके हैं, या तो आप कोई सा भी एसएन यहाँ से उठा के आप प्रोडक्ट आईडी को क्लिक करें, आप इसको यहाँ पे पेस्ट करें, सबमिट कर दें। तो आपके पास ये आ गया इस तरह से। तो वैसे जब आप मैनुअली करेंगे तो आपने क्या करना होगा कि यहाँ पे आप पेरेंट टेस्टिंग डालेंगे, और उसके अंदर आप ऐड करेंगे कि हाँ जी, मैं जो है इसको लाइक इसको एज अ वेरिएशन ऐड कर दें, ठीक है। अभी हम फीड फाइल कर रहे थे, तो फीड फाइल के लिए करना क्या है, मैं वापस जा रही हूँ। ये स्प्रेडशीट का ऑप्शन है, इसको आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपने अपलोड करें स्प्रेडशीट अमेज़न, यानी जब आपने अपलोड करना होगा तब भी आप करेंगे, बट यू नीड टू डाउनलोड अ ब्लैंक टेम्पलेट। तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपसे ये पूछ रहा है कि आपने करना क्या है। लिस्ट प्रोडक्ट्स ऑलरेडी इन Amazon's कैटलॉग, लिस्ट प्रोडक्ट्स दैट आर नॉट करंटली इन Amazon's कैटलॉग, मतलब न्यू लिस्टिंग करनी है। प्राइस एंड क्वांटिटी खाली अपडेट करनी है, तो आप इसको डाउनलोड करेंगे। अपडेट प्रोडक्ट डिटेल्स करनी है, तो ये करेंगे। एडिशनल टेम्पलेट्स और कोई और आपको चाहिए तो, और अगर आपने प्रीवियसली कोई टेम्पलेट जनरेट की थी, यानी फीड फाइल्स अगर अपलोड की थी, तो आप यहाँ पर जाएंगे। सही है। तो हमने क्या करना है, प्रोडक्ट डिटेल्स को अपडेट करना है, ठीक है। तब इसके ऊपर क्लिक किया, डाउनलोड प्रोडक्ट टेम्पलेट। अभी आपसे पूछ रहे हैं कौन सी चाहिए, किस किस्म की चाहिए। तो हमारे पास तो इसका है प्रीमियम स्पून्स, वुडन कुकिंग यूटेंसिल्स। प्रोडक्ट कीवर्ड लिख दें या टाइटल लिख दें, वुडन कुकिंग यूटेंसिल्स। तो यहाँ पे आपके पास आ गया कुकिंग स्पून्स। तो आपने देखना है कि अगर ये आपकी कैटेगरी मैच कर रही है तो आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे, नहीं तो आप आ जाएंगे ब्राउज वाया प्रोडक्ट कैटेगरी। तो ये आपको ऑलरेडी दे रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैक्सिमम 20 प्रोडक्ट टाइप्स इसके अंदर आ रही हैं। अगर आप देखना चाहें, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, तो अगर आप सब पे क्लिक कर देंगे तो सारी की सारी आ जाएंगी। अब यहाँ पे आप देखें कि कौन से वाली कैटेगरी के अंदर आप फिट हो रहे हैं। यहाँ कुकिंग स्पून ऑलरेडी सिलेक्टेड है, अगर आप चाहें सब आ जाए तो सब आ जाएंगे। डिस्पोजेबल है, फ्लैट फेयर क्रैकर, क्रीम, ऑलिव, सर्विंग स्पून।
ठीक है, तो ये वाला कुकिंग स्पून बेस्ट है जो अमेजोन ने सजेस्ट किया है। इसको कैंसिल करके, ओहो सॉरी, पूरा ही कैंसिल कर दिया। गाने वाला स्पीकर। सिलेक्ट किया, यहाँ से आपने जनरेट कर ली स्प्रेडशीट। ये आप ओपन करेंगे, ठीक है, तो ये आपके पास आ गई फीड फाइल। काम आपके पास इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर है, कोई भी इंस्ट्रक्शंस आपने देखनी हो आप इसके अंदर डिटेल में देख सकते हैं, क्या है क्या नहीं है, कुछ अगर समझना हो। यहाँ पे इमेजेस हैं और वो आपको समझा रहे हैं सारा। एग्जांपल्स यहाँ पे दी हुई कि फॉर एग्जांपल कोई भी एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूशन है, तो आपने इसमें क्या डालना है, कैसे डालना है। डेफिनेशंस में अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये जो एट्रीब्यूट है क्या है, तो वो आपको पूरा बताएंगे। लाइक प्रोडक्ट टाइप का मतलब पूरा बता रहे हैं क्या है, सेलर रेस्क्यू क्या होता है, एक्सेट्रा। जो भी आपको टेम्पलेट में आपको जो भी नाम दिखेगा, आपका लेबल नेम जो है उसकी डेफिनेशन और यूज है, एक्सेप्टेड वैल्यूज बताई हुई है, एग्जाम्पल बताया हुआ है, और बताया हुआ रिक्वायर्ड है या नहीं है, या प्रेफर्ड है। अगर रिक्वायर्ड है और आपने नहीं फिल किया तो एरर आ जाएगा और अपडेट नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शनल के अंदर प्रॉब्लम नहीं है, आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते। करेंगे तो आपकी ज्यादा डिटेल्स जाएंगी तो ज्यादा बेटर होगा सेलिंग के लिए। ये टेम्पलेट है जिसपे आपने काम करना है। ठीक है, एक मैं आपको एग्जांपल करके दिखा देती हूँ। अच्छा, यहाँ पे प्रोडक्ट टाइप है, तो ये फिर जो हमने डाउनलोड किया है, जो मेन कीवर्ड है वो होगा। ब्राउज डेटा के अंदर आपको ये दिखेगा कि ये इनको आपको पूरा ब्राउजर नोड दिखा रहे हैं कुकिंग स्पून्स का, कि मेन कुकिंग स्पून है, और ये आपको कैटेगरी दिखा रहे हैं। अगर आप 1 बाय 1 कैटेगरी के थ्रू जाते तो आप इस तरह से आते हैं, होम एंड किचन, किचन डाइनिंग, किचन यूटेंसिल्स एंड गैजेट्स, कुकिंग कुकिंग स्पून्स। ठीक है, तो ये हमने देख लिया था कि ये मैच कर रही है। वैलिड वैल्यूज के अंदर वो अगेन आपको बता रहे हैं कि क्या क्या चीजें आ सकती हैं, तो ये आप डिटेल में देख सकते हैं बाद में। टेम्पलेट किस तरह फिल करनी है, यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन दिया हुआ है, ऑलरेडी आपके पास है स्पून, तो यहाँ आपने फीड बता जो दिया शो कि नहीं हो रहा है। प्रोडक्ट टाइप जो ऑलरेडी, ओ सॉरी, मैं आपको दिखाती हूँ। अब हो रहा है, अब नहीं, ठीक अभी है। शो नहीं आ गया। ये अब आ गया। ठीक है, तो सही। अच्छा, मैं ये बता रही थी कि ये जो इंस्ट्रक्शंस है ना, ये सारा आप देख लीजिएगा, एग्जाम्पल इंस्ट्रक्शंस वगैरह। ये जो टेम्पलेट है इस पे आपने काम करना है। ये ब्राउज डेटा है जो कि ये कि आपका जो ब्राउजर नोट है वो है, और आपका ब्राउज पाथ जो आप अगर कैटेगरी को लाइक मैनुअली जाके सिलेक्ट करते तो ये होता, वो हम कंफर्म कर चुके हैं कि सही है। तो टेम्पलेट पे आपने काम करना है। तो ये एक एग्जांपल सैंपल मैं आपके लिए कर रही हूँ कि ये आपने किया, ड्रॉप डाउन में स्पून आ गया, प्रोडक्ट टाइप आपको पता है स्पून है। सेलर रेस्क्यू जो है वो आपने पेरेंट डालना है। फॉर एग्जांपल अगर पेरेंट
1 2 3, ठीक है। ब्रांड नेम भी आपको ड्रॉप डाउन में दिखाएंगे, ये डड्डू बड्डू इनका नाम है। अपडेट कर रहे हैं या डिलीट कर रहे हैं या पार्शियल अपडेट कर रहे हैं, तो आप पार्शियल अपडेट के ऊपर क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे प्रोडक्ट नेम के अंदर आपके पास आ जाएगा टाइटल प्रोडक्ट का, ठीक है। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में जो भी आपकी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है वो आ जाएगी। मैन्युफैक्चरर के अंदर इसी का नाम लिख दिया तो ठीक है। अब प्रोडक्ट आईडी के अंदर क्या होगा, प्रोडक्ट आईडी टाइप के हिसाब से होगा। GTIN है, जब बिल्कुल न्यू हम ऐसे लिस्टिंग कर रहे होते हैं तो हम UPC डाल रहे होते हैं, ठीक है। तो EAN है, ये है क्या है, एसिन है, तो हमने एसिन को यहाँ पे क्लिक किया क्योंकि ऑलरेडी हमारा जो पेरेंट एसिन है वो बना हुआ है। ये आ गया। आइटम टाइप कीवर्ड में आप क्या करेंगे, कुकिंग स्पून जो आपका आइटम टाइप कीवर्ड है मेन, वो खुद ही ड्रॉप डाउन में आ जाएगा। अगर आप 3 चार्ट सिलेक्ट करते कैटेगरी में जो मैंने आपको दिखाई थी, तो यहाँ पे आपको वो ऑप्शंस आ रहे होते। हमने क्योंकि एक ही डाउनलोड किया है तो ड्रॉप डाउन में एक ही आ रहा है, ठीक है। फिर मॉडल नेम ये फिलहाल छोड़ते हैं, ये हम बात करें क्योंकि इसमें हमें वो करना पूछ के डालना पड़ेगा। प्लस करेंगे तो इसमें प्लस जरूर कर लिएगा क्योंकि बहुत सी मेन चीजें इसके पीछे छुपी हुई होती हैं। तो मॉडल नेम और मॉडल मैं उनसे पूछ के वो करूंगी, या फॉर एग्जांपल मॉडल नेम में पेरेंट के लिए तो एक्सेप्टेबल होगा, इसमें अगर आप पैक ऑफ फन होगा तो आप डाल दिएगा फॉर एग्जांपल पैक ऑफ फन। मॉडल पेरेंट कर देते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये रेड हुआ है इसके बगैर ये सबमिट नहीं करेगा, तो मॉडल वगैरह आ नहीं रहा होता पीछे सेल्स कॉपी पे। केयर इंस्ट्रक्शंस, ये हर कैटेगरी के हिसाब से जो आगे की चीजें हैं उस हिसाब से थोड़ी बहुत चेंज होती हैं। माइक्रोवेव सेव है, डिश वॉशर सेव है या हैंड वॉश है, ठीक है। तो हम उसे कंफर्म करेंगे अपलोड करने से पहले सेलर से कि माइक्रोवेव सेव है कि नहीं है, और डिश वॉशर सेव है कि नहीं है, और हैंड वॉश है कि नहीं। तो हमने फिलहाल हैंड वॉश पे लिख दिया। अब यहाँ अब ये देखें क्योंकि 2 से 3 था, तो यहाँ पे जब मैंने प्लस किया तो यहाँ पे एक और है, फॉर एग्जाम्पल हैंड वॉश भी है और ये डिश वॉशर सेफ भी है, तो मैंने दोनों को सिलेक्ट कर लिया। तो इसमें लेकिन सिर्फ 2 के ऑप्शन दिए हुए हैं। अगर इसमें ये होता कि तीसरा भी है तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे कॉमा करके डिश वॉशर सेव कर दूंगी और तीसरे पे माइक्रोवेव सेव कर दूंगी। तो का मतलब है कि वो माइक्रोवेव में आप कर सकते हो। मेन इमेज URL हम छोड़ देंगे, यहाँ पे इमेजेस वगैरह आ जाएगा वो हम छोड़ेंगे। और ये आ गई पेरेंटेज के पेरेंट है या चाइल्ड है, तो हमने क्लिक कर दिया पेरेंट को। अब यहाँ पे आ गए की प्रोडक्ट फीचर्स, लेकिन ऊपर देखिए प्लस है, आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे और ज्यादा आ गया। अब पेरेंट SKU हमने क्या लिखा था, फॉर एग्जांपल ABC, जो भी पेरेंट SKU होगा आप वो लिख दोगे, लेकिन पेरेंट वाली लाइन में नहीं लिखना, ठीक है। जो दूसरी लाइन होगी ना इसकी, इसमें आपने लिखना है। जब इसको फिल किया तो ये सारी चीजें आ गई इसमें टाइटल। अब यहाँ पे एज इट इज सारी चीजें आ जाएंगी सिवाय इसके, सॉरी इसमें नहीं, ये रहा जो पेरेंटेज है, यहाँ पे आप चाइल्ड लिखेंगे और पेरेंट SKU की जगह पेरेंट वाले को खाली छोड़ देंगे और चाइल्ड के आगे आप लिखेंगे जो भी पेरेंट SKU था। इन दिस केस हमने ABC लिखा है तो ABC लिख देंगे। अच्छा, अब इनका रिलेशनशिप क्या है, एसेसरी है या वेरिएशन है, तो ये वेरिएशन है तो हमने वेरिएशन कर दिया। किस तरह की है, ठीक है। वेरिएशन थीम क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है जो आप लोग नोट कीजिएगा और नोट डाउन भी कर लीजिएगा कि वंस हमने पेरेंट एसिन बना लिया और जो भी हमने इसकी वेरिएशन थीम सिलेक्ट कर ली, अब अगर हमें लगता है कि नहीं हमें जो है कुछ और वेरिएशन थीम रखनी चाहिए थी, मिसाल के तौर पे जो इनको देख के लगता है इन्होंने नंबर ऑफ आइटम्स होंगे चेंज, ठीक है, जैसे ये है नंबर ऑफ आइटम्स, तो इन्होंने कर दिया नंबर ऑफ आइटम्स। अब इन्होंने सोचा कि ठीक है मैं दूसरे साइज को भी कर लेता हूँ, नंबर आइटम भी चेंज करता हूँ, तो इन्होंने क्या किया, साइज नेम और नंबर ऑफ आइटम्स इन्होंने थीम चेंज करनी है।
या XYZ कुछ भी यहाँ पे मटेरियल फॉर एग्जांपल चेंज करना है कि भाई कुछ वुडन है तो कुछ प्लास्टिक के, तो वेरिएशन उसके ऊपर डिपेंड करती है, या कुछ भी मटेरियल पे है, तो क्या होगा, वो अपडेट नहीं होगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पेरेंट एसिन को डिलीट करना पड़ेगा। जब हम पेरेंट एसिन को डिलीट करेंगे तो जितनी भी वेरिएशन थी उसके अंदर, इन दिस केस इनके पेरेंट वेरिएशन में 3 चाइल्ड एसिन्स हैं, वो सारी स्टैंड अलोन लिस्टिंग की तरह खड़ी हो जाएंगी। जैसे हमने 2 वेरिएशन को देखा, पैक ऑफ 6 और पैक ऑफ 4, वो उस तरह से हो जाएंगी। फिर हमें न्यू पेरेंट एसिन सॉरी न्यू पेरेंट लिस्टिंग बनानी पड़ेगी उस वेरिएशन थीम के साथ जो कि हमें चाहिए। जब वो न्यू पेरेंट लिस्टिंग बन जाएगी, फिर हम जितनी भी वेरिएशंस हैं, चाइल्ड एसेंस हैं, उसको हम उस पेरेंट के अंदर ऐड करेंगे, तब जाके हमारा पूरा एक पेरेंटेज बन जाएगा। तो इसलिए ये इसके, और सुनने में बहुत कम लग रहा होगा, बट जब आप करने बैठोगे तो कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है, फौरन से हो भी जाता है और कुछ एरर्स भी आना शुरू हो जाते हैं, तो बड़ा लंबा काम हो सकता है। तो सुनने में कम लग रहा है, तो उसी से बचने के लिए जब आप अपना ये करें ना, क्या कहते हैं इसको, एक मिनट आप पास आए। तो जब भी आप पेरेंट एसिन बनाएं, और पेरेंट एसिन के बाद आप लाइक उसकी जो थीम रख रहे हो, वो जब आप रखें तो पहले से ही सोच समझ के रखें, क्लाइंट से डिस्कस कर लें कि भाई आगे आपका क्या इरादा है, आगे आपने इसके अंदर किसी और तरह की वेरिएशन ऐड करनी है या नहीं करनी है, ये सारी चीजें डिस्कस करके कर लें। बाद में ये होगा कि फॉर एग्जाम्पल अभी इनके पास वुडन है, अब इनको ऐड करना है प्लास्टिक या स्टील, तो 2 ऑप्शंस हो सकते हैं। आइडियल ये होगा, मैं कभी भी रेकमेंड नहीं करूंगी कि पूरी बीच में खिचड़ी पका दो, क्योंकि स्टील का जो टारगेट ऑडियंस है वो बिल्कुल डिफरेंट है, कस्टमर उसका डिफरेंट है, वुडन का बिल्कुल डिफरेंट है। तो मैं रेकमेंड यही करूंगी कि आप उसकी एक नई पेरेंट बनाएं, नई पेरेंट करके पेरेंटेशन बना के उसके नीचे उसके वेरिएशंस को करें। बट इन केस वो कहता है कि नहीं मुझे सबको एक ही में करना है, तो फिर अगर आपने पहले से मटेरियल टाइप यूज किया हुआ होगा, तो आप उसके अंदर साइज की वेरिएशन भी कर सकते हो, आप उसमें मटेरियल की भी वेरिएशन ऐड कर सकते हो, डिपेंडिंग कि आपने क्या क्या पहले से ही सिलेक्ट किया हुआ था, भले आप उस वक्त करें या ना करें वो वाली लिस्टिंग, ठीक है। वरना फिर आपको वही करना पड़ेगा, पेरेंट एसिन को डिलीट करना पड़ेगा, न्यू थीम यूज सेलेक्ट करनी पड़ेगी, एंड देन सबको दोबारा मर्ज करना पड़ेगा। और उसके अंदर भी 24 घंटे का आपको वेट भी करना पड़ेगा, क्योंकि वंस पेरेंट एसिन को आप डिलीट करेंगे, उसके बाद आप 24 घंटे वेट करेंगे कि वो पीछे से अपडेट हो अमेजोन के, उसके बाद वो ऐड करेगा, वरना वो ऐड नहीं करेगा, वो कहेगा कि ये वाला तो एसिन जो है वो वो आपको अलाउ नहीं करेगा, तो ये टाइम कंज्यूमिंग होगा, ठीक है। तो मैं ये अज्यूम कर रही हूँ कि नंबर ऑफ आइटम्स इन्होंने किए होंगे, वो हम कंफर्म भी कर लेंगे बैक एंड पे जाके, ठीक है। तो इस पे भी हम नंबर ऑफ आइटम्स कर रहे हैं। अच्छा, जो हमारी दूसरी लिस्टिंग्स है उनमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नंबर ऑफ आइटम्स में ही चेंज है। अच्छा, एक और है, नंबर ऑफ आइटम्स भी है और स्टाइल के अंदर भी डिफरेंस है, राइट। तो साइज नेम हम देखते हैं, स्टाइल नेम अगर है, और हमें पीछे देखना पड़ेगा, अगर तो सही नहीं हुआ तो हमें क्या करना पड़ेगा, पेरेंट एसिन डिलीट करके हम उसको सही करेंगे, क्योंकि डिफरेंट पैक है तो उसमें आपने देखा है इसके डिजाइन भी डिफरेंट है। लेट्स सी, कोई कुछ कह रहा है? नहीं नहीं, देख रहे हैं। नंबर ऑफ आइटम्स, जी अच्छा, इस वक्त मुझे फिलहाल ऐसा कोई नहीं दिख रहा। साइज एंड स्टाइल है, साइज है, स्टाइल नेम, मॉडल साइज नेम फ्रेम मटेरियल, स्टाइल नेम। फिलहाल मैं नंबर ऑफ आइटम्स ही कर रही हूँ जी। हाँ, ये नेहा को दे दो। अच्छा, की प्रोडक्ट फीचर्स में आप लोगों ने मेंशन करना है, फॉर एग्जांपल ये टीक का बना हुआ है तो आप उसके अंदर
ठीक कर देंगे। फिलहाल मैं कर रही हूँ, या हैंडमेड कर देते हैं, हैंडमेड। हैंडमेड अब अगर मजीद है आपने ऐड करना तो एक आपने करना ही है, ठीक है। पीस तो पेड़ के सिन का आप छोड़ सकते हो। नंबर ऑफ पीसेस में आपको पता है कि कौन कौन से हैं। 1 है आपके पास, राइट, 2 है, 4 है, 6 है एंड 10 है। तो ये 5 वेरिएशन आ जाएंगी इस तरीके से। इंक्लूडेड कंपोनेंट्स में लेड, सॉसर, कप्स, कुछ है या नहीं है? कुछ भी नहीं है हमारे पास। देखते हैं इसमें कुछ अगर है तो। अच्छा, हमारे पास कुछ भी नहीं है तो हम इसको क्या करेंगे, नथिंग कर देंगे या नो कर देंगे या नील कर देंगे, ताकि ये एटलीस्ट फिल हो जाए और हमें प्रॉब्लम ना दे। तो इसी तरह और भी वही है कि अगर आपने और भी कुछ उसमें ऐड किया हुआ है वो आ जाएगा। कलर और साइज, मटेरियल टाइप। अब मटेरियल टाइप में आपको पता है कि इसमें वुड आएगा, तो हम इसको वुड कर देंगे। कलर हम ब्राउन कर सकते हैं। हम यहाँ पे जो भी साइज होगा वो हम लिस्टिंग में चेक करेंगे। मैं चेक करती हूँ, क्योंकि साइज सबका ऑलमोस्ट सेम ही होगा। कोई सा अपने पास जरा देख के मुझे बताएं, अगर स्टोर जो फ्रंट का मैंने आपको दिया है उस पर अगर साइज इनको मेंशन है। अच्छा, मसला ये है इनके साइज भी डिफरेंट है। वर्क स्पैचुला 13 इंच का है, एक स्पैचुला इनका 12 इंच का है, एक 11.4 इंच का है। ये जो पैक ऑफ 10 में दिख रही हूँ इसके अंदर डिफरेंट साइजेस हैं, साइज भी एक नहीं है। ओके, दूसरी लिस्टिंग देखती हूँ इनकी। मैं आपको शेयर भी कर देती हूँ स्क्रीन। अच्छा, इसका जो साइज है 4 वाले का वो है, अच्छा ये देखें आप लोग, अमेजोन पेज दिख रहा है ना आप लोगों को? नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा? लोड हो रहा है क्योंकि शेयर तो किया है मैंने। अब हो गया। अब दिख रहा है? ये ठीक है। अब ये इनकी पिक्चर्स में ये देखें, इनका साइज भी चेंज है जरा। 12 इंच लेंथ सबकी इसके अंदर सेम है, और इनकी विड्थ में थोड़ा सा फर्क है पैक ऑफ 4 में। पैक ऑफ 10 में आप देखें तो 13 है, 12 इंच भी है, 11 इंच भी है। तो इसमें डिफरेंट साइजेस हैं। और ये जो कंपोनेंट्स हैं उसके अंदर हम देख सकते हैं कि अगर हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते, आई थिंक तो नहीं करना चाहिए। सर्विंग स्पून वगैरह, और इसमें देख लेते हैं इसका साइज कितना है 1 का। तो हम क्या करेंगे, 10 के लिए हम जो मैक्सिमम साइज है ना 13 इंच वो लगा देंगे। अच्छा, प्रीमियम टीक वुड ये जो स्पैटुला ही 2 पॉइंट नहीं 12.7 इंच का है। तो ये फिर आपको ना हर एक का साइज देख के करना पड़ेगा। सही है।
ठीक है, तो फिर ये बात क्लियर हो गई, सबका साइज देके करना पड़ेगा। अब यहाँ पे 1 का साइज हमने अभी क्या देखा था, 12.7 था ना, 12.7 कर देंगे। अच्छा, साइज आप यहाँ पे स्टैंडर्ड भी लिख सकते हैं यहाँ पे फिलहाल, क्योंकि वो वहां पे लिखा होगा मिनी, यहाँ हम स्टैंडर्ड कर देंगे। स्टाइल नेम कैजुअल, फाइन या टेबल वेयर, इसको फाइन कर देते हैं। जो टेबल वेयर तो बिल्कुल नहीं है, कैजुअल भी कर सकते हो, फाइन भी कर सकते हो, फाइन कर लेते हैं। अच्छा, बाकी एडिशनल फीचर्स में आप लोग यहाँ पे आ, हम ये ऑब्वियसली क्लाइंट से कंफर्म करेंगे गैस स्टोव टॉप कंपेटिबल है कि नहीं है। अगर ये सारी चीजें हैं तो हम ये सारी चीजें कर देंगे, और जो मिसिंग होगा, जो उसपे नहीं होगा, वो हम उसको माइनस कर देंगे। जैसे हमने अभी देखा उस पे लिस्टिंग पे मैंने देखा उस पे लिखा हुआ था कि डिश वॉशर सेफ नहीं है। इलेक्ट्रिक, गैस, इलेक्ट्रिक, इंडक्शन, मैनुअल। फिलहाल मैं ये सारे कर रही हूँ, उसके बाद हम उनसे पूछ के, अच्छा रन टाइम ये वो नहीं है। अच्छा, यहाँ देखिए आप रेड दिख रहा है कुछ है, तो ये ऑप्शनल है, सही है, अगर ना भी करे तो अच्छा है, लेकिन अगर हम ये सिलेक्ट कर लेते हैं तो लिस्टिंग के लिए अच्छा होगा, क्योंकि जितनी ज्यादा मैंने डिटेल डाली होंगी तो एआई जो रूफस है वो बायर्स को रेकमेंड करेगा। आइटम टाइप नेम, आइटम टाइप नेम के अंदर हम इसको कर देंगे स्पेट्यूला, अगर है ना हम इसको स्पेट्यूला लिख देते कर देते हैं। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे वुडन स्टोन, वुडन स्पून 2 पीस, इस तरह से करके आइटम ने। अच्छा, मटेरियल टाइप क्या क्या फ्री है ये हम पूछेंगे उससे, बीपीएस फ्री, सैलिड फ्री, प्लास्टिक फ्री वगैरह वगैरह। तो फिलहाल हम कर लेते हैं प्लास्टिक फ्री, क्योंकि ज़ाहिर है वुडन है तो प्लास्टिक फ्री तो है ही है। केमिकल फ्री, लेड फ्री। ठीक है, इसी तरह से ये सारी चीजें हम उससे बाकी कंफर्म कर लेंगे। बीपीए फ्री कर लेते हैं, लेटेक्स फ्री करते हैं, कर लेते हैं, ताकि उनको लगे कि यस, और बाकी अगर ऐसा है भी कि ये हेल्थ के लिए अच्छा है। अच्छा, सीजन एंड कलेक्शन ईयर जरूरत नहीं है, माउंट टाइप जरूर, असेंबली रिक्वायर्ड है कि नहीं, ऑब्वियसली नो। नंबर ऑफ बॉक्सेस 1। ठीक है, फिनिश टाइप्स के अंदर क्या ऑप्शन आ रहे हैं, नॉन स्टिक है, ये क्या है, ये हम उससे पूछेंगे। हैंड पेड है, एस्ट है, ये हम इससे पूछेंगे, क्या नाम है इसका, क्लाइंट से। ठीक है, एनएमएल है कि नहीं है इस पे, वो सारा हम कंफर्म करके एंड देन हम उसको बताएंगे। फिलहाल मैं इसको यहाँ पे ये वो कर रही हूँ। अच्छा, आइटम डिस्प्ले डेप्थ, तो यहाँ पे अगर आप आ जाओ तो यहाँ पे आपने आपने देखा था कि इंच के अंदर है ना सारी जो भी लिखी हुई थी मेजरमेंट्स, तो हमने यहाँ पे इंच को सिलेक्ट के जो हाइट है। अब यहाँ पे क्या है ये भाई, डायमीटर तो नहीं आएगा, और ये ऑप्शन भी हैं, आइटम हाइट लेंथ वगैरह ये उसी में आ जाएंगे। अच्छा, ऑप्शन है, इसको फिलहाल छोड़ देते हैं, वो बाद में फिर वो मांग लेता है अमेजोन, उसका दिल चाहता है तो। पैकेज हाइट हम पूछ के लिख सकते हैं इसमें, अगर लिखेंगे अच्छा होगा। हम्म, अच्छा, इसकी भी जरूरत नहीं है, ये रेड शो कर रहा है, दैट इज समथिंग इम्पोर्टेंट। ओके, choking hazards, marble choking hazard contains small magnets, choking hazard balloon, no warning applicable, no warning applicable, क्योंकि choking hazard ऐसा कुछ इसमें है नहीं। ठीक है, ओके। कंट्री ऑफ ओरिजिन, तो ये वैसे तो चाइना क्या का ही है, लेकिन हम क्लाइंट से पूछते हैं कि उसने क्या लिखा हुआ है, चाइना लिखा है क्या लिखा है, तो चाइना है। आइटम वेट में आप आइटम वेट यहाँ लिखोगे, जिसका जितना वेट है और लिस्टिंग पे मेंशन है उसमें से आप देख के लिखेंगे। सिंबल ऑफ पाउंड, उसका एब्रीविएशन है। ओके, ये हो गया। कंटेन लिक्विड कंटेंट्स, नो।
तो आप नो कर देंगे। तो जो जो इम्पोर्टेंट है कंपलसरी है वो रेड में आ रहा है। अब लिस्ट प्राइस क्या है, लिस्ट प्राइस आप जो भी लिस्ट प्राइस होगी वो आप कर देंगे, मैं ऐसे रैंडम लिख रही हूँ। न्यू वो आप न्यू कर देंगे। अब नंबर ऑफ आइटम्स 1 है, 2 है, 3 है, जो भी है वो आप लिखेंगे। ठीक है। फुलफिलमेंट चैनल कौन सा है, अमेजोन डिफॉल्ट है या अमेजोन FBM है। तो अगर आप डिफॉल्ट का करेंगे तो ये आपके पास आ गई चीजें। ठीक है। और अगर आप तो यहाँ पे आप देखेंगे Amazon NA के ये सारी जो चीजें ये हो जाएंगी ब्लैक, क्योंकि NA का मतलब है FBA। ठीक है। अगर आप इसको डिफॉल्ट करते हैं तो ये सारी व्हाइट हो जाएंगी और आपके लिए ये होगा क्या सही है, क्योंकि डिफॉल्ट का मतलब है FBM। तो फिर FBM में आपको क्वांटिटी लिखनी होगी 10 है कितनी है जो भी वो लिखनी होगी। ये दोनों हैंडलिंग टाइम आप लिखते ज्यादा बेटर है, 2 मैक्सिमम 5 डेज हो सकता है। अगर आप 1 डे में कर सकते हैं तो ही 1 डे लिखेंगे, नहीं तो आप पे लेट शिपिंग का प्रॉब्लम आ जाएगा। यहाँ पे अपनी प्राइस लिखेंगे। और अगर आपका FBA है, जैसे हमारे केस में FBA है, तो हम इसको करेंगे तो ये अपने आप ब्लैक हो गया। अच्छा, एक और चीज कि हम अब जो पैक ऑफ 10 वगैरह करेंगे ना, वो हम FBM करेंगे, हम FBA नहीं करेंगे। सॉरी, FBM करेंगे, FBA नहीं करेंगे। यस। अच्छा अच्छा, ये मैं बस करना भूल गई थी, इसमें हम चेक कर लें कोई चीज ठीक है नहीं है। सही है, यहाँ पे भी जरूरत नहीं है। Okay. प्राइसिंग रूल अगर आपने करना है तो वो मिनिमम प्राइस मैक्सिमम प्राइस अगर आप लॉन्च करें और आप लगानी है तो सेल प्राइस आप लिखेंगे, फिर उसकी स्टार्ट डेट लिखेंगे, एंड डेट लिखेंगे। तो होगा ये कि फॉर एग्जांपल आपकी सेल प्राइस सॉरी लिस्ट प्राइस है 10 और आपने लिख दिया यहाँ पे 7, तो ऊपर आपको 10 के ऊपर स्ट्राइक थ्रू करवा रहा होगा और उस नीचे डिस्काउंटेड प्राइस दिखा रहा होता है। ठीक है। अच्छा, कैंडिडेट आपको कैलकुलेट करके यहाँ लिख देंगे। और क्या है, मैक्सिको की प्राइस है, बाकी सारी चीजें वही हैं उसी तरह से। बिजनेस प्राइस में यहाँ से आप सेट कर सकते हो। अब बिजनेस प्राइस में आप कैसे सेट कर सकते हैं, यानी बिजनेस अगर आपने फॉर एग्जांपल मैंने वैसे 7 लिख दिया था, लेकिन चलिए 7 ही करते हैं। अगर आपका सेलिंग प्राइस लिस्ट प्राइस 7 है तो बिजनेस प्राइस आप हमेशा उससे कम में भेजोगे, यानी 6, क्योंकि ये B2B होता है और ये ज्यादातर ज्यादा वो उठाते हैं, तो B2B कस्टमर्स हैं। अब आपको है कि फिक्स करना है या परसेंटेज करनी है, यानी परसेंटेज करेंगे तो 6% कम हो जाएगा और फिक्स करेंगे मतलब कि $6 हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया। अब यहाँ पे आपने क्या किया, क्वांटिटी ये पूछ रहे हैं, मिनिमम क्वांटिटी 1 आ गई। अच्छा, अब इसके अंदर क्वांटिटी आ गई, ये क्वांटिटी पूरा आ रहा है, ये जो है ना थोड़ा सा मुझे खुद भी यहाँ मुश्किल लगता है, तो मैं सैलड सेंट्रल के ऊपर ही कर देती हूँ। आई थिंक ये क्वांटिटी 1 ठीक है। क्वांटिटी ओके, क्वांटिटी लोअर ये लिखा हुआ है, ये क्योंकि पूरा नहीं था। क्वांटिटी लोअर बाउंड 1, इसमें देखें यहाँ लिखा हुआ भी है द मिनिमम परचेज। मैं वैसे सैलड सेंट्रल से करती हूँ, फीड फाइल से अभी मैं आपको खुद भी फर्स्ट टाइम कर रही हूँ और आपको भी दिखा रही हूँ। यहाँ लिखा हुआ है द मिनिमम परचेज क्वांटिटी नेसेसरी टू रिसीव द एसोसिएटेड फिक्स प्राइस और परसेंट ऑफ प्राइस। तो यानी मिनिमम परचेज वो कितनी करे कि जो हमने फिक्स प्राइस रखी है ना B2B के लिए। अब ज़ाहिर है B2B है, बिजनेस कस्टमर होता है तो वो ज्यादा ऑर्डर करता है, हमारी एक्सपेक्टेशन ये होती है। तो हम क्या करेंगे, अगर 7 है हम बोले कि हम 6 में वो करेंगे तो कम से कम 2 हमसे ले तो हम उसको ये डिस्काउंट देंगे। ठीक है। उसके बाद क्वांटिटी प्राइस 1, अब क्वांटिटी जो है प्राइस 1 की, यानी ये प्राइस 1 है तो इसकी क्वांटिटी आप क्या कितनी करना चाह रहे हो।
fixed price or percentage of discount at which the merchant offers the product for sale if the buyer is purchasing at least the associated quantity expressed in US dollars. तो कम से कम 2 अगर आप ले रहे हो तो फिर उसकी कहाँ गया ये, द फिक्स प्राइस और परसेंटेज ऑफ, ओके, तो यहाँ हमने कर, अच्छा इसको फिर हम ना ज्यादा नहीं करते, इसको हम कर लेते हैं 6.5 एक पे, और अगर 2 वो लेता है तो हम फिर कर देते हैं कि एक की प्राइस हो जाएगी 6। फिर क्वांटिटी लोअर बाउंड 2, अगर 6 है तो वो हमसे कम से कम 4 ले। ये मतलब आपको मैं एक सैंपल करके दे रही हूँ, वरना हम जो है ना इसको कैलकुलेशंस करके लेते हैं, लाइक 10% ऑफ करना है या 5% ऑफ करना है या 20% ऑफ करना है, तो ये हम उस वक्त डिसाइड करेंगे। ये सारी चीजें ये फिलहाल आपको मैं वैसे ही बता रही हूँ कि हम यहाँ से पहले से कैसे कर सकते हैं। मैनेज इन्वेंट्री के अंदर आपको एक सामने जो ओवरव्यू आ रहा होता है, तो वो आपको ज्यादा, मुझे तो खैर वो ज्यादा इजी लगता है, उसमें आप देख पाओगे। तो कुछ लोगों को इस पे होगा, उसमें बस प्रॉज एंड कॉन्स ये है कि आपको एक एक पे लिस्टिंग पे जाके अलग से करना पड़ेगा बिजनेस प्राइस सेट। यहाँ पे आप एक दफा कर देंगे, इसी को नीचे आपने एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दिया, तो पांचों की पांचों आपकी एक साथ हो जाएगी। दैट्स इट, ये आपका सारा हो गया। उसके बाद वापस आप आएंगे एंड देन आप दूसरी लिस्टिंग को लिस्ट करेंगे, यानी कि दूसरी वेरिएशन को। तो आपने पेरेंट एजेंट पहले कर लिया, अब 5 एसेंस को, अब मजीद 4 एसेंस आपने करने हैं। तो मैं इसको फिलहाल सेव कर रही हूँ आप लोगों को देने के लिए। तो आपने क्या करना है, एक ऊपर एग्जांपल आ गई, आपने नीचे उसके फिल करना है जो एग्जैक्ट क्वांटिटी है, जो एग्जैक्ट अमाउंट है, जो एग्जैक्ट सेलिंग प्राइस है, वो सारा आप लोगों ने देख के आपने उसमें सारा फिल कर, अपनी फीड फाइल अलग बनानी है ताकि आपको प्रैक्टिस हो और पता हो कि फीड फाइल बनती कैसे है। फीड फाइल बनाने में टाइम थोड़ा सा लगता जरूर है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग बिल्कुल है, लेकिन उसका फायदा ये है कि आप एक साथ सारी लिस्टिंग्स बना लेते हैं और एक साथ आपका सारा काम हो जाता है। ठीक है, तो अभी मैं फिलहाल ये देखती हूँ एंड आई एम शेयरिंग विद यू एज वेल कि इन्होंने जो वेरिएशन है वो किस तरह से की हुई है, ताकि आप उसी को सिलेक्ट करें। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इस पे। मैनेज और इन्वेंट्री में आ जाते हैं। हम यहाँ पे भी देख सकते हैं इनकी लिस्टिंग के ऊपर भी कैटेगरी, दोनों तरीका बता रही हूँ। ओके, यहाँ पे इनका कुकिंग स्पून ही है, बिल्कुल ठीक है, जो हम लोगों ने सिलेक्ट किया है, कैटेगरी सही है। अब यहाँ हम देख लेते हैं कि वेरिएशन जो है वो थीम क्या है। अच्छा, वेरिएशन थीम हमें जो यहाँ दिख रही है वो यही है, नंबर ऑफ आइटम्स। तो मैंने आपको कहा था कि मुझे नंबर ऑफ आइटम्स ही लग रहा है। स्क्रीन वो सॉरी, आपको सेलर ये अमेज़न पेज दिख रहा है ना? जी दिख रहा है। कोई है? ठीक है, सही है। नंबर ऑफ आइटम्स की ही इन्होंने किया था, यहाँ पे आपको वेरिएशंस इनकी दिख रही हैं, प्लस ये ओके। मटेरियल हमने लिखा था, ठीक है, टीक वुड है, कलर ब्राउन ही किया हुआ है, स्टाइल इन्होंने टीक कर दिया है, तो हम स्टाइल में फिर टीक ही लिखेंगे। ठीक है, और प्रोग्राम्स वेट भी आपको यहाँ दिख रहा है, और डायमेंशंस या जो मेजरमेंट्स है वो आपको यहाँ इस पिक्चर में दिख रही है।
प्लस इन्होंने इस पे ये भी लगाया हुआ है कि अगर आप